So एक nothing, टॉपिक leave it. मतलब Yes sir, रिकॉर्ड होने लग गया वीडियो, लीव सर। नहीं, अच्छा चैप्टर के आप ये पूछ रहे हैं कि सभी टॉपिक करवा रहे हो एक एक करके, यही कह रहे हो ना, या एक चैप्टर में एक टॉपिक? यस, आई वांट टू से कि मतलब आप एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं ना सर, मतलब वो एज बीइंग अ स्टूडेंट थोड़ा सा अंदर से आया कि यार सर टॉपिक क्लियर तो कर रहे होंगे ना। हाँ हाँ, वो जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो सारा यस हो रहा सर। है। जो जो तुम्हें चाहिए ना वो सारा हो ओके रहा है। सर। और जो तुम्हें ऐसा लगता यस है कि ये सर। सर ये यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये यहाँ नहीं होना चाहिए, वो हर किसी का ना अपना सीक्वेंस होता है। अब हो सकता है कि तुम सोच ओके रहे हो ये सर। चीज है कोई यहाँ है, तो वो किसी और चैप्टर में आ जाएगी फिर आपके। यस लेकिन जो सर। तुम्हें रिक्वायरमेंट होगा वो सारा आएगा इसमें। जैसे अभी कुछ मैडम, मधु मैडम का आया था मेरे पास कॉल, मधु मैडम कह रही थी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर सर ने वो पिछला चैप्टर बीच में छोड़ दिया है, पीरियोडिक टेबल। वो बीच में थोड़ी हो गया बेटा, वो कंप्लीट तो हो यस गया सर। वो बीच में नहीं छूटा है, वो कंप्लीट हो गया है। पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहा है कि वो बीच में छूट गया है वो चैप्टर और दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं सर, ऐसा मुझे मेरे तो नहीं लग रहा था, लेकिन सर सर की थोड़ा सा नहीं मतलब पता नहीं। अंदर से कल जब फेस टेस्ट दे रही थी तो उससे पहले थोड़ा सा मतलब ये लगा कि सर ने एक टॉपिक तो कवर किया होगा ना, बस वही चीज सर। थैंक यू सर। हाँ हेलो बेटा, कल आपका टेस्ट हुआ है आप लोगों का? यस सर। हम्म। हाँ तो अब सबसे पहले अपना बेटा वो ये जो आपका फेज टेस्ट हुआ होगा, इससे काफी कुछ आइडिया हो जाता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है। एक तो होते हैं बेटा, देखो हमारे जो हम वीकली या फोर्टनाइटली टेस्ट जो भी कहते थे, एक वो टेस्ट होता है। एक टेस्ट जैसे अब ये ले रहे हैं अपने, फिर ऐसे ही फाइनल जब सिलेबस हो जाता है तो उसके बाद फिर टेस्ट होते हैं। तो इसमें ये समझ लेना कि जो आपका स्कोर बन रहा है, एटलीस्ट आपका प्रिपरेशन जो है अप्रोक्स उतना है। जैसे अभी कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी? जैसे मैं अंसार आजम से पूछ रहा, अंसार आजम सुन रहे हो बेटा मुझे? हाँ जी हाँ सर। अंसार, कल का जो टेस्ट किया आपने, फेज टेस्ट किया, तो फेज टेस्ट में आप हम्म। कितना स्कोर हो रहा है? पहले बात केमिस्ट्री की करते हैं, तो कितना एक किया? सर केमिस्ट्री अच्छा नहीं आया, वो कितना टाइम मार्क्स? कम बचा था। मार्क्स कितना बना बेटा? मतलब कितना सर क्वेश्चन किया, 30। कितना? सर 13 सिर्फ 13? 8 ही क्वेश्चन। नहीं नहीं, 8 ही क्वेश्चन कर पाया था सर, 32 में बस। 32 नंबर, 8 क्वेश्चन कर पाए आप। अच्छा, हम्म। और आपने स्टार्ट किससे किया था? सर बायो से, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। बायो, बायो में कितना टाइम लगाया? बायो में अराउंड 1 आवर। 1 आवर लगाया। फिजिक्स में कितना लगाया बेटा? सर 130। 130, 1.5 घंटा उसमें लग गया। तो हाँ सर। बायो का स्कोर क्या रहा? बायो में 1 मिनट, अप्रोक्स 197, 197। सर कम रहा है स्कोर। 197? नहीं, मैं इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ ना कि अपने को इस फेज टेस्ट से ये पता लगता है कि अपने किस डायरेक्शन में अपना प्रिपरेशन में है, और क्या अभी और हम्म। करना है, कैसे करना है। क्योंकि जो मिस्टेक करनी है पहले अपने इम्प्रूव कर लेंगे ना उस मिस्टेक को, फाइनल का यस रिजल्ट सर। आएगा ना। हम्म। और फिजिक्स में कितना बना बेटा? 137। 137। आपको क्या लगता है आप इससे ज्यादा स्कोर कर सकते थे इस पेपर में? यस सर, यस। अगर कैसे कर सकते थे, अगर क्या करते तो ऐसा हो जाता? सर वो रिवीजन रेगुलर ही करनी पड़ेगी, रिवीजन नहीं थी सही से, अच्छा, और कोई ऐसा प्रैक्टिस भी नहीं ऐसी भी थी। 25 हम्म। कोई ऐसी भी चीज थी क्या जो मतलब पढ़ी नहीं हो और लग रहा हो कि इसमें आई है?
किसी भी नहीं, सब्जेक्ट? ऐसा ऐसा नहीं था, बस बायो में कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे होता है एक एक दो होते हैं जो लगता है दो कि चार बाहर से। क्वेश्चन वो तो कोई इशू नहीं है बेटा, दो चार तो होता ही है हर हम्म, पेपर। वरना फिजिक्स तो इजी थी, बस कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। अच्छा, फिजिक्स में क्या स्कोर रहा? 137। 137। क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया था फिजिक्स का? सर क्वेश्चन, एक मिनट, 36 करे थे, 2 रॉन्ग हो गए थे। अच्छा, ये कैसे आया आपके माइंड में कि मैं केमिस्ट्री से पहले फिजिक्स करूं? पेपर इजी देख के या वैसे ही? नहीं सर, फिर फिजिक्स आसान लगती है उससे। फिजिक्स आसान लगती है। चलो कोई बात नहीं। मोहम्मद, मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद अरबाज सुन रहे हो बेटा मुझे? मोहम्मद अरबाज। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। मोहम्मद अरबाज, आपका मैसेज आ गया लेकिन आवाज नहीं आई। अच्छा ठीक है। पार्थ, पार्थ अग्रवाल। यस सर। हाँ पार्थ अग्रवाल। आपका पेपर कल फेस बेटा आपने किया, तो आपका कैसा रहा? पेपर एनालिसिस आपके हिसाब से जो है कितना परसेंटेज आपका बन रहा है? सर वो एक्चुअली मैंने पेपर नहीं दिया था। उनका पेपर नहीं दिया आपने बेटा? पेपर सर वो तो था एक्चुअली ना। लास्ट 1 वीक से तबीयत खराब, तो बीच में डेंगू हो गया था हल्का सा। हम्म, श्रवण कुमार यस आईडी सर। से, श्रवण कुमार आईडी से, आपने बेटा कल का पेपर दिया? यस सर। 2 पेपर दिए, उसके बाद नहीं दे पाई, एक्चुअली काम आ गया था इसलिए। दो कुछ पेपर, इम्पोर्टेंट। दो पेपर कैसे मतलब? दो पेपर बेटा कैसे, मतलब दो सब्जेक्ट है या? नहीं सर, ओनली बायो के। अच्छा, सिर्फ कल बायो किया है तुमने? जी सर। हम्म, शिवम, यस सर। कल का बेटा पेपर दिया था? हाँ जी सर। टोटल, टोटल स्कोर पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं, टोटल स्कोर क्या रहा? सर केमिस्ट्री में 120। केमिस्ट्री में 120 रहा आपका। और फिजिक्स में कितना रहा? सर फिजिक्स में 83। फिजिक्स में 83 है। और बायो में? बायो में 206। 206 है। अच्छा, तो अगर ओवरऑल टोटल कितना हो गया बेटा ये मिला के? सर 409। बहुत गुड बेटा, अच्छा स्कोर है आपका। तो आपको पेपर देख करके क्या लगा कि एवरेज था पेपर, इजी था या मुश्किल था? सर पेपर तो एवरेज था। पेपर एवरेज था। और स्कोर आपको लगता है कि और स्कोर किया जा सकता था इस पेपर में? यस सर, कर सकता था। क्या मिस, क्या मिस हुआ जो अगर वो कर देते तो हो जाता बेटा? सर थोड़ी मतलब कम तैयारी। क्या मतलब तुम्हें आइडिया नहीं था कि एकदम से ऐसे पेपर आएगा और हम ऐसे करेंगे, ये नहीं रीजन था? सर। नहीं सर। जी बताइए। नहीं सर, ये तो पता था कि एग्जाम में मतलब थोड़ा और रिवीजन कर लेता तो टॉपिक क्लियर हो जाते। अच्छा। और टॉपिक उसमें क्लियर हो सकता था अभी, है ना? यस सर। चलो बेटा ठीक है। ये पेपर से मतलब मेरा मेरा रीजन ये है, मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, पेपर भी डिस्कस करेंगे अपने, कि इससे आपको अपना एनालिसिस करना है सभी को कि मुझे किस पार्ट में क्या करना है। जैसे मुझे सारा जो है बातें कुछ समझ आ रही हैं ऐसे कि मैं एक बार शिवानी से भी बात कर लूँ, फिर करता हूँ आपसे कि भाई क्या क्या होता है और क्या मुझे लग रहा है। आप जो बच्चों में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बच्चों का, शिवानी से बात कर लूँ फिर करते हैं। शिवानी, यस हाँ शिवानी, पेपर दिया था कल वाला? यस क्या स्कोर रहा आपका, बायो में कितना है? सर, एक्चुअली मैं बायो भी नहीं अटेंड कर पाई थी और फिजिक्स भी नहीं अटेंड कर पाई थी। केमिस्ट्री के सिर्फ 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई थी। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट किया बेटा? हाँ सर, क्योंकि मेरा कुछ मुझे एक्चुअल में हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, इस वजह से।
देखो बेटा, मैं अभी सभी लोगों का एक एवरेज एनालिसिस जो मुझे लग रहा है, देखो कुछ बच्चों का रीजन ये था कि उनमें ये फोबिया था कि मैं पेपर में मेरी तैयारी ही नहीं है तो मैं ये पेपर क्यों दूं, टेस्ट क्यों दूं, उसका रीजन जो भी हो, एक्स वाई जेड जिसने जो भी ढूंढा हो, क्योंकि हमारा तो बेटा देखो हर साल का काम होता है। तो उस कुछ बच्चों का रीजन ये रहा, कुछ बच्चों का जो अच्छा किया है और अच्छा कर सकते थे, अंसार ने ठीक किया है और बहुत अच्छा कर सकता था, शिवम ने इवन अच्छा किया है। 400 अगर अभी स्टार्टिंग में कर रहे हो, जब रिवीजन आपका कंप्लीट होगा तो आप अबव 600 जा सकते हो बेटा। जो रिक्वायरमेंट है हमें, जो है एटलीस्ट 500 से ऊपर हमें मार्क्स चाहिए। और एक बड़ा सा कैलकुलेशन ये है कि बायोलॉजी के अंदर हमें 320 से ऊपर मार्क्स चाहिए सिलेक्शन कराने के लिए, 320 अबो होना चाहिए। केमिस्ट्री में एटलीस्ट 150 से अबो होना चाहिए, और फिजिक्स में 140 के आसपास होना चाहिए। तो अभी मोहम्मद मोहम्मद अरबाज के भी 422 है, बात नहीं हो पाई है उनसे, लेकिन उनका मैसेज आया मेरे पास। तो देखो अल्टीमेटली ये फेज आपके टाइम टू टाइम जो फेज होते हैं वो इसलिए होते हैं कि भाई क्या कमी रहेगी, किसको इस कमी को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। वो हर इंसान को अपने बारे में सबसे ज्यादा पता होता है, उसको 100% दूसरा कोई उसके बारे में एनालिसिस नहीं दे सकता। उसको पता होता है कि मैं इस पेपर में मैं क्या कर सकता था, कैसे इम्प्रूव कर सकता था। भाई प्रैक्टिस में कमी रही, या मतलब मुझे और पढ़ना चाहिए था, या मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, या मुझे और याद करना चाहिए था, या मेरे दिमाग में इंपॉर्टेंस ही नहीं था इस पेपर का। क्योंकि एटलीस्ट बेटा फाइनल पेपर आपका ऐसा सा ही होने वाला है कुछ कुछ। इससे आपको एक जो है आइडिया मिलता है कि मेरा पेपर कैसा जाने वाला है। तो आगे के जो आप इसका आपके लिए जो है, यू आर सपोज टू रेडी फॉर नेक्स्ट पेपर, एंड यू आर इट इज एडवाइजेबल फॉर यू कि आप हर एक पेपर को, जैसे ये फेज आएगा आपका या उससे पहले जो वीकली आता है, उसको भी एज ऐसे लिया करो, तो फीलिंग्स ये लिया करो आप कि भाई ये मेरा फाइनल पेपर होने वाला है। जनरली क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या होता है, अरे यार हर वीक की तो हो रहा है, इस वीक अच्छा नहीं है तो अगली वीक अच्छा कर लेंगे हम, उससे आगे अच्छा कर लेंगे, कभी भी अच्छा कर लेंगे हम। वो कभी आता ही नहीं है बेटा, कभी को छोड़ देते हैं ना। मतलब हमें आज में अगर हमने काम करना सीख लिया ना कि भाई आज ये करूंगा जो कुछ करना है, कल के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर तो हम क्या है बहुत बेटर वे से हम उस चीज को कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या है कि हमें फिर, मैं ये नहीं कहता कि भाई किसी बच्चे का होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि जो बच्चा तैयारी करने आया है, जो 1 साल में होना चाहिए फिर उसमें 2 साल लग जाते हैं, तो टाइम का लॉस हो जाता है। लगा रहेगा वो तो होगा ही उसका। जो है कल रिजल्ट आया था, कल बच्चे साथ में थे, कल सेंटर पे भी मैं गया था, सभी स्टूडेंट्स आए थे, मैंने देखा कई कई ऐसे बच्चे देखे मैंने और बहुत अच्छा स्कोर किया है कि वो कभी भी मतलब क्लास में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया कभी भी। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो मतलब मेरी लिस्ट में नहीं थे, मैं ऐसे बोलूं कि मैं मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये सिलेक्शन होगा, लेकिन वो भी निवेश लड़का था एक, वो आया हुआ था, मेरी लिस्ट में नहीं था वो। लेकिन मुझे ये पता है कि वो लड़का ना वो डाउट करता रहता था हमेशा, जो है मॉड्यूल के डाउट, कहीं वो कुछ और करता ही नहीं था ना, उसको कुछ और हो पाता था ना ही बड़ी बड़ी बुक्स करता था, कुछ नहीं करता था, सिर्फ अपना मॉड्यूल उठाया, उसका एक एक क्वेश्चन बैठ के पूछता था टेचर से, डाउट पूछता था कि सर ये कैसे होगा, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करना है। तो अभी आगे भी प्लानिंग हो रही है, क्योंकि मेन तो अभी आपका जैसे ये टेस्ट हुआ, रिजल्ट आया है आपका नीट का, अब सारा स्टूडेंट आपके साथ वाला और आने वाला है अभी। तो उसके बाद आपको अभी और प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने सहूलियत कर दिया तो फिर आपका क्या है कि जो डाउट का सेशन है, डाउट सेशन के लिए स्पेशली आपको मतलब ऑनलाइन तो है ही, ऑफलाइन भी बुलाया जाएगा इवन, कि आपके स्पेशली इस डे फिजिक्स का डाउट है आपका इस दिन, ये जितने भी डाउट है आप इकट्ठे करके आ जाओ उस दिन। केमिस्ट्री का डाउट है वो करके आ जाओ, ज्यादातर मुझे लगता है प्रॉब्लम फिजिक्स केमिस्ट्री का कैलकुलेशन पार्ट इन्हीं में आता है, जरूरत पड़ने पर बायोलॉजी भी होता है। तो वो तो सारा देखो प्लानिंग का पार्ट है, लेकिन सबसे जो बड़ा रोल है ना वो आपके खुद का है। मेरा ये एडवाइस है और मेरा ये एनालिसिस भी है, और मैंने ये देखा भी है बेटा, कि अगर इधर उधर की बात करने वाले लोग जो अपना एनर्जी मान लो दूसरी चीज में वेस्ट करते हैं। अब कल मैं जैसे देख रहा था, बच्चों के मैसेज देख रहा था, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कल आपको। तो मैसेज देख रहा था तो उसमें पता है क्या आ रहा था, उस मैसेज के अंदर ये आ रहा था कि वो जो है ई काइट्स काम नहीं कर रहा है देखो, और ये मैं फोन कर रहा हूँ और वो फोन, आपको अपनी कंडीशन पता है ना, सामने वाली कंडीशन थोड़ी पता है। सारी की सारी टीम लगी हुई थी जिन बच्चों का रिजल्ट आया था, उस काम में लगी हुई थी कि मधु मैडम फोन नहीं उठा रही, मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो मधु मैडम फोन नहीं उठा रही, मैं तो हर्ष को कर रहा हूँ, ये क्या एकेडमिक सिस्टम है बेटा। एकेडमिक सिस्टम नहीं होता तो इतने सारे रिजल्ट नहीं आते, हर साल रिजल्ट डबल होते जा रहे हैं, जितने रिजल्ट आते जा रहे हैं मार्क्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चा जो इसमें मतलब उसका रीजन क्या है, सारी एनर्जी का ही तो केस है ना। अगर आप एनर्जी इधर उधर की चीजों में लगाओगे, उसकी वजह अपने परफॉर्मेंस पे लगाओ ना, अपने काम पे लगाओ, तो वो क्या है वो आपको रिजल्ट देगा। बजाय इसके, क्योंकि हम तो ये कर लेते हैं ना कि हमें तो ये पता है, जैसे मैं अब यहाँ से बोल रहा हूँ तो मुझे तो ये पता है ना, मैंने अभी जैसे आप लोगों को बोला कि मुझे ये एनालिसिस लगा कि कुछ बच्चे सब्जेक्ट से डर के ही नहीं आए,
उन्हें लगा कि हमारी तैयारी है ही नहीं, बट नहीं तैयारी थी तब भी आना चाहिए था मेरे हिसाब से। हो सकता है अब असलियत कुछ और हो, ये तो मेरा है ना यहाँ से बैठे हुए तो ऐसे ही कुछ बच्चे ना वहां से। और दूसरा क्या था कि अभी एकदम से गूगल ने वो अपनी कंडीशन डाल दी कि भाई हम 30% पैसा एक्स्ट्रा लेंगे, और उसने अपने सिस्टम ब्लॉक कर दिए। अपडेट मांग रहे थे, वो कह रहे थे इतना पैसा डालो। अब ये सारी चीजें तो आपको नहीं पता ना, आपने तो एकदम से कह दिया बस मैं जो करने जा रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। अब इमीडिएट कैसे होगा, लोग लगे होते हैं बेटा, जिसको काम करना है ना वो आप तो एक हो, सिस्टमों को तो बहुत को संभालना है ना, 600 से 800 पिछली बार 1200 बच्चा था तो अलग अलग क्लासेस के अंदर, तो सिस्टम को सारा संभालना है। तो बजाय इसके, मैं मेरा जो पर्सनल है ये कि बजाय इसके बहुत सारी किताबें करने की, एक किताब करो, अच्छे से करो उसको। बजाय इसके एनर्जी इधर उधर वेस्ट करने की बजाय काम करो जो काम आपको प्रॉफिट देना है, वो बात ही मत करो। उसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो, एनर्जी तो आपकी उतनी ही है ना। वो एनर्जी कहीं मेरे पास अगर 10 रुपए है, अगर मैं 2 रुपए कहीं लगा दूंगा तो बचेंगे तो मेरे पास 8 रुपए ही ना, वो लगाने पड़ेंगे ना कहीं और मुझे। मैं 10 के 10 वहां लगाऊंगा जहां मुझे प्रॉफिट हो। तो ऐसे ही जो हमारी एनर्जी है वो एक इसी तरह का पैसा है, वेल्थ है अपनी। एनर्जी आप अपने सब्जेक्ट में लगाओ, और फिर देखो सबसे बड़ा एनालिसिस होता है हमारा रिजल्ट। सबसे जो एनालिसिस है वो है हमारा रिजल्ट है। अगर हमारा रिजल्ट सामने है कि भाई मेरा क्या आ रहा है, तो हमें अपने आप ही आंसर मिल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। कि भाई मेरा रिजल्ट आ रहा है, मान लो आउट ऑफ आउट मार्क्स आ रहे हैं, तो इट मीन फिर मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, मैं कहीं भी लगाऊं, गेम में लगाऊं, इधर उधर लगाऊं। लेकिन मेरा नहीं आ रहा है तो पहले मुझे इस पर आना चाहिए। तो ये आपके एनालिसिस टाइम टू टाइम चलेंगे, इस टाइप के फेज टेस्ट वगैरह चलेंगे। अभी आपके स्टूडेंट्स काफी बढ़ जाएंगे, तो आपको देखो अभी तो बहुत कम थे ना, कितने जने थे आप, मुझे आज भी कितने जने दिखाई दे रहे हो आप, 8 8 जने हो ना अभी इसमें, 8 हो। तो अभी देखो यही बैच आपके 200 200 100 400 400 450 बच्चा था पिछली बार एक ही सी आपके सेगमेंट में। तब आपको कंपटीशन असली पता लगेगा, तब पता लगेगा। अरे कल, अभी उनके इंटरव्यू ना मैं डलवाऊंगा अभी उन बच्चों के जिन्होंने इंटरव्यू किया। तो कल एक बच्चा कह रहा था कि सर मुझे तो, मैंने कहा तेरा कैसे रिजल्ट आया अभी, कहता है कि सर मैंने ना उस लड़के को देखा था, मैं हर बार देखता कि क्लास में जब भी खड़ा होता हर क्वेश्चन का आंसर देता, तो मुझे लगा यार उसमें और मुझे में डिफरेंस क्या है। ये हर क्वेश्चन का आंसर देता है और हर क्वेश्चन पर मैं छुपता हूँ, और हर सब्जेक्ट टीचर की कंपैरिजन करता रहता हूँ, वो अच्छा है वो बुरा है, उसमें एनर्जी करता रहता था। तो मुझे समझ आई, और फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं भी इसी तरह क्यों नहीं बनूं, इसके लिए करना क्या होगा, पढ़ना होगा। और वो पढ़ने लग गया, कहता सर मेरे तो पूरे खानदान में पहला डॉक्टर हूं मैं, 620 मोमडन लड़का था, 620 मार्क्स आए हैं उसके। कहता मेरे पूरे मोहल्ले में सर मैं पहला डॉक्टर हूँ, और जो है मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हो रहा है, मुझे प्राउड फील हो रहा है। बट काम ऐसा करें ना जो मतलब इस तरह का कि जो हमें आगे बेनिफिट दे। एनीवे, तो चलो वो सिस्टम होगा, वो सारी चीजें आपको अपडेट हो जाएंगी। वो तो आपको एकेडमिक डिपार्टमेंट करेगा सारी चीजें। और जहां आपको किसी टीचर की रिक्वायरमेंट होगी वो भी होगा। अभी मैं बात की है मैंने कल जब सब लोग थे वहाँ, तो कुछ डाउट सेशन वगैरह का भी जो है कि अरेंजमेंट हो जाए। बच्चों के कुछ डाउट होते हैं कि नहीं तो वो रह जाते हैं क्लियर, क्योंकि हम जब लोग पढ़ते हैं तो इतना ज्यादा तो क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि पढ़ते रहते हैं, उसको पढ़ना भी होता है, पेपर भी करना होता है। फिर कुछ एक्स्ट्रा डाउट भी होते हैं कुछ बच्चों के ना, होते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा बुक भी करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन फिर रह जाते हैं। तो वो सब हम देखेंगे। तो आप देखो पहले एक व्यू कर लेते हैं अपने पेपर का। पेपर बेटा निकाल लो सभी, पेपर आपके फ्रंट में है, अपना भी पेपर देखो कि इसमें 1 से लेके 3 तक बेटा किसी को कोई भी किसी भी ऑप्शन चाहे क्वेश्चन, मतलब एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। 1 से लेके 3 तक कोई भी डाउट, किसी का कोई प्रॉब्लम कि सर ये आंसर है तो क्यों है, ये क्यों नहीं है, 1 से लेके 3 तक। हाँ बेटा, मैंने मैसेज कीर्ति आपका देखा था, वो जो वेटनरी वाला कह रहे थे, अभी क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा मैं आपसे। 1 से लेके 3 तक यस या नो बताते जाना बेटा, यस या नो कुछ हाँ सर। बोलते जाना तो मैं आगे बढ़ जाऊं जिससे। 1 से लेके 3 नहीं है तो बेटा आगे आ जाओ 4 से लेके 6 तक। 4 to 6, 4 to 6 नहीं है बेटा, चले आगे। 7 से लेके 9 तक, 7 to 9, 7 to 9। अब ये क्वेश्चन देखा आपने, देखो अब कुछ क्वेश्चन सर ऐसे ये केमिकल ट्विन वाला कैसे हाँ रहेगा? मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था बेटा, ये तो पूछ रहा था मैंने, ये क्यों नहीं आया डाउट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे हर पेपर में जो बिल्कुल आपको लगेंगे यार ऐसा तो कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसा एक दो क्वेश्चन आ जाता है। देखो जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन था, ये भी पिछले साल ही किसी एक एग्जाम में आया था, पिछले या पिछले से पिछले में किसी एग्जाम में, आप वाले मेडिकल वाला नहीं, किसी और का एग्जाम था, तो उसमें देखा था मैंने।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड केमिकल ट्विंस बिकॉज ऑफ देयर वेरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये था कि वेरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है, तो ये आपको आईक्यू से निकालना था बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टी में देखो हमने पढ़ा था ना कि याद हो आपको कि 4D और 5D सीरीज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के रीजन से साइज और आईपी वगैरह में काफी क्लोज आ यस जाते हैं, पढ़ा था ना ऐसा। ये 4D के जो लेंथेनम के आगे हॉफनियम, फिर और इधर था आपका, नहीं ये पहले वो था यट्रियम के आगे जर्कोनियम, और नीचे वाले में था लेंथेनम के आगे ओफनियम। तो यहाँ तक तो ओके था प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर लेंथेनाइड्स आ जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि यहाँ पर 14 लेंथेनाइड आ जाते हैं, इससे साइज इनका और इनका बराबर हो जाता है। तो प्रॉपर्टी में भी काफी सिमिलरिटी आ जाती है। यहाँ यहाँ हमारे जितने भी हैं वो अपने ग्रुप में सिमिलरिटी शो करते हैं। तो एक पॉइंट कई जगह हमने लिखा भी था बेटा कि 4D और 5D वालों के साइज बड़े इक्वल हो जाते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी इक्वल हो जाती है। तो इसमें आप अगर, अब ये क्या चीज थी, यहाँ आपको माइंड ले जाना था कि भाई ये बात भी हिंट भी दे रहा था। वो क्या लिखा था उसने हिंट में, देखो, बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर very similar. प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब हमें ले जाना था भाई Mn और मैग्नीज तो थर्ड पीरियड का हो गया, तो ये तो ऑप्शन हट गया। मोलिब्डेनम और टेक्नीशियम, आयरन और रीनियम, ये ऊपर वाले केसेस आ रहे हैं, थर्ड पीरियड वाले आ रहे हैं। ये फोर्थ पीरियड का था, लेकिन ये टेक्नीशियम आ गया फिर देखो। और ये देखो हॉफनियम जर्कोनियम, ये सीधा सीधा ये फर्स्ट मेंबर जो यहाँ लिखते हैं अपने ला हफ्ता से लिखते हैं ना, ला हफ्ता से ऑफनियम और यूट्रियम, यारी जरा बताया था मैंने, यारी जरा निभा, और इधर से क्या था, ला हफ्ता। तो जो जो मैंने आपको चीजें बताई है, कहीं ना कहीं उनका कभी ना कभी यूज जरूर होगा, तभी मैंने आपके लेक्चर में डाली है। तो अब जिसको ये याद था 4D सीरीज और 5D सीरीज वाले एलिमेंट, वही बच्चा कर सकता था, उसको ये फिर ये ध्यान आएगा कि यहाँ प्रॉपर्टी भी सेम आई थी, तो इसलिए बेटा ये देंगे जर्कोनियम एंड ऑफनियम। और इसका और भी कोई भी हो सकता था, लेकिन जर्कोनियम होफनियम जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर चले जाते हैं, जर्कोनियम और होफनियम। तो ऐसे ऐसे जब एक टेस्ट दोगे तो हर एक टेस्ट के पास ये भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि टेस्ट उसी का होता है जो सिर्फ आपने, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ ये बात, कि जो आपने पढ़ा है सीधा सीधा वो आ जाए, वो टेस्ट नहीं होता। मैं उसको कभी टेस्ट बोलता ही नहीं। टेस्ट ये है जो आपने पढ़ा है उसके आसपास भी कुछ आ जाए और आप आंसर निकाल दो। टेस्टिंग हमेशा ऐसे होती है बेटा। तो ये था जर्कोनियम एंड हॉफनियम। रीजन क्या बताओगे बेटा, अगर अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, zirconium and hafnium are chemical twins and their property are very similar due to the, आंसर क्या दोगे, लेंथेनाइड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बेटा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन या पुअर शील्डिंग। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और पुअर शील्डिंग, यहाँ स्पेशली पुअर शील्डिंग 4f ऑर्बिटल की। फिर आ जाओ बेटा नेक्स्ट, 9 तक हो गया आपका, 12 तक कोई और प्रॉब्लम, अप टू 12। सर 10 और 11। 10 और 11, 10 और 11 क्या कह रहा है, देखो 10 नंबर जो प्रॉब्लम है आपके पास, कहता है व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगो अनरिस्ट्रेन्ड expansion, no cooling occur because the molecules, when an ideal gas undergoes unrestricted expansion, no cooling occur। देखो एक आपको याद होगा, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है कि जनरली कोई भी हम रियल गैस लेते हैं, तो अगर कोई भी आप बेटा रियल गैस लेते हो तो रियल गैस के पार्टिकल में अट्रैक्शन होता है, उनके मोलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन होता है। मान लो उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम ले जाते हैं, हाई प्रेशर से जब लो में ले जाते हो, जैसे मैंने बोला था कि बैलून है, बैलून को आप पिन कर दो तो एयर अंदर बैलून में दबी दबी हुई होगी और बाहर आएगी तो फैलेगी। तो जैसे ही बाहर आएगी तो क्या करेगी, अपना अट्रैक्शन ब्रेक करेगी। अब अट्रैक्शन ब्रेक हुआ उसका, सपोज अट्रैक्शन ब्रेक हुआ तो पार्टिकल दूर दूर जाने लगे, है ना। तो ये दूर दूर जाने लग गए, तो इसको जब जब दूर जाएंगे अपनी एनर्जी खर्च करके ये अपना अट्रैक्शन तोड़ रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन। और ये होगा कूलिंग के साथ बेटा, रूम टेम्परेचर, एक्सपेंशन कूलिंग। अब वो कहता है कि एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, व्हेन एन आइडियल गैस बोल दिया उसने, क्या बोल दिया उसने, ध्यान यहां देना था। ये जो बात थी इन्वर्जन टेम्परेचर किसके लिए पढ़ रहे थे हम, रियल गैसेस के लिए। तो आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा,
आइडियल गैसेस का मतलब होता है नो अट्रैक्शन और नो रिपल्शन। पर्सन, यही तो होता है ना बेटा आइडियल गैस। अगर मैं ये वाला अगर आइडियलिटी में गैस है, गैस का मतलब आइडियलिटी का मतलब ऑलरेडी इतनी डिस्टेंस पे है कि वो हाई प्रेशर पे तो रखा, लेकिन इतनी डिस्टेंस पे रखा कि उनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं है। और जब अब क्या हुआ, उनको मैंने ओपन कर दिया तो उनके बीच अट्रैक्शन रिपल्सन है ही नहीं, तो फिर जो एक्सपेंशन होगा वो एक्सपेंशन हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं करेंगे। एनर्जी नहीं खर्च नहीं करेंगे तो इसलिए उसने क्या बोला है, रिस्ट्रेंट एक्सपेंशन, नो कूलिंग। तो यहां से सीधा देखना था आपका माइंड कहाँ जाना चाहिए था, इसमें समझ रहे हो क्वेश्चन कहाँ फंस रहा है बेटा। क्या वर्ड देखना चाहिए था हमें, आइडियल गैस। आइडियल। आइडियल गैस आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, कुछ भी हो रहा हो लेकिन आइडियल गैस में क्या होगा, ना एक्सपेंशन होगा यहाँ, मतलब ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन रिपल्सन होगा। होता है। रिपल्सन। तो जो हमारा इससे रिलेटेड होगा वो पॉइंट दे देंगे। तो नो अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑन ईच अदर, अगर रिपल्सिव होता तो भी बोल देते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन से ले रहा है, जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो अट्रैक्शन को ले लेंगे, कंप्रेशन ले रहे हैं तो रिपल्सन को ले लेंगे, उल्टा लिया जाता है ना। अब देखो इसका फिर हीटिंग और कूलिंग हुई कैसे, तो ये इक्वेशन देखो, आइडियल गैस इक्वेशन, ये भी इसी टाइप का भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था। आइडियल गैस इक्वेशन का क्या होता है बेटा इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू नाटी। एनआरटी। एनआरटी। सपोज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। अब हम क्या काम करते हैं, हम क्या करते हैं, अमाउंट फिक्स ले लेते हैं गैस का, एन फिक्स ले लेते हैं, तो आर फिक्स हो जाएगा, एन फिक्स हो जाएगा। एन फिक्स लेके ये पी और वी में ग्राफ खींचते हैं सब, और हम कहते हैं बेटा ग्राफ ऐसे है, यहां से यहां चले, सपोज ये पॉइंट ए से चला, मैं पॉइंट ए से चला फिर बी पहुंचा, बी से फिर मैं सी पर पहुंचा बेटा, देखो यहाँ इधर, और सी से पहुंच के मैं वापस डी पे आया, और सपोज डी से ए आया। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस ग्राफ में, देखना बेटा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसी से हमारा क्या माइंड बड़ा क्लियर होता है, ओपन होता है, सब्जेक्ट क्लियर होता है। अब मोल कंसेप्ट कंसेप्ट सब एक साथ आ जाएगा, देखो आइडियल गैस इक्वेशन ये सब। मैं आपसे पूछूं ए से बी तक आप गए, तो बताओ टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा। आइडियल गैस है मैंने पहले ही बता दिया, मैं ए से बी की तरफ जाऊं तो कैसे चेक करोगे, बता सकते हो बेटा, गैस कर सकते हो। ए से बी वाले पॉइंट में जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, बी से सी जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, और सी से डी जाए टेम्परेचर क्या होगा, और डी से ए जाए क्या होगा, और प्रोसेस भी क्या होगा। तो जरा सोचो बेटा, अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ, तो वॉल्यूम में कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, नो सर। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा ना। जब वॉल्यूम में नहीं। चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो है यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। इक्वेशन क्या है हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सोचने का यही तरीका तो डेवलप करना है बेटा अपने को, और है क्या, स्टडी का मतलब यही तो है। अब देखो आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, अमाउंट पहले कांस्टेंट था, आर भी कांस्टेंट था, तो रिलेशन किस किस के बीच रहेगा बेटा, देखो प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर, सब कुछ मिलेगा आपको, यही मिलेगा, बस आपकी थॉट इतनी ऊंची हो जाए कि भाई हर एक तरह का क्वेश्चन बन जाए। अब ए से बी की तरफ जा रहे हो तो प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है बेटा, देखो बड़ा। ए से बी की प्रेशर तरफ बढ़ जा रहा रहे है। हो तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो बताओ बेटा टेम्परेचर पे भी क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाए, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, ए से बी की तरफ क्या हो रही है, हीटिंग। ए से बी की तरफ क्या हो रहा है, हीटिंग, अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस है। अब आ जाओ देखो बी से सी की तरफ बेटा, इसी तरीके से आंसर निकालो अपना, बी से सी की तरफ, बी से सी की तरफ जाओ, तो बी के सी की तरफ देखो, अब की बार क्या कांस्टेंट हो रहा है, जरा सोचो ग्राफ में, प्रेशर। प्रेशर। प्रेशर हो रहा है ना सब कुछ। अब देखो मैं तो कुछ नहीं बता रहा, आप अपने आप बताए जा रहे हो ना, बस ये देखते जा रहे हो और बताते जा रहे हो। तो बी से सी तक क्या कांस्टेंट हो रहा है, आप देखो, आप बताते जा रहे हो मुझे, देखो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, बी से सी क्या कांस्टेंट हुआ बेटा, तो बी से सी प्रेशर। की तरफ देख रहा हूँ तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब हम्म। अपने आप आंसर निकाल लोगे, देखो आप, तो अब की बार पी कांस्टेंट, एन और आर तो पहले ही कांस्टेंट थे, कांस्टेंट। तो वी देखो क्या हो रहा है, इधर से बी से सी में जाओगे, बड़ा। बड़ा हो रहा है। जब वी बड़ा होता है तो इसी को तो एक्सपेंशन बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं जब वी बड़ा होता है तो? एक्सपेंशन भी बोलते हैं उसको। वॉल्यूम बढ़ गया, अब वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखो, पी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक्सपेंशन हीटिंग के साथ हुआ। और याद है आपको, मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने कहा था कि एक्सपेंशन कूलिंग के साथ होता है। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? मैंने क्या बोला यस। था? एक्सपेंशन कूलिंग। बट इट शुड बी कीप्ड इन माइंड वन थिंग मोर, आई टोल्ड यू एट दैट टाइम, एक्सपेंशन कूलिंग और वन वर्ड और था एडियाबेटिक। क्या वर्ड था एक? एडियाबैटिक एडियाबेटिक। यहाँ एक्सपेंशन। पर एडियाबेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। वो रियल गैसेस में प्रोसेस देख रहे थे, जो इस टाइप वाले केस देख रहे थे हम। तो आइडियलिटी में अगर एक्सपेंशन है तो क्या हो रहा है देखो। अब अगर कोई रट के जाता है कि एक्सपेंशन सिर्फ कूलिंग होता है तो उसका आंसर गलत हो जाएगा ना। तो क्या आंसर हुआ? आप देखो, रटना है तो ढंग से रटो। तो रटना है तो ऐसे रटो, फॉर आइडियल गैस, और आइडियल गैस अगर एक्सपेंशन है तो किसके साथ होगा? हीटिंग। यस, एक्सपेंशन शोज हीटिंग। अब आ जाओ, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो आप। अगर मैं सी से डी आ जाऊं तो बेटा टेम्परेचर परफेक्ट बताओ, सी से डी। सी से डी जा रहे हो, कांस्टेंट क्या है पहले देखो? सर वॉल्यूम प्रेशर। कांस्टेंट। वॉल्यूम। वॉल्यूम हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वेरी क्या हो रहा है बेटा? प्रेशर। 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 ये वाली चीज हो रही है, प्रेशर डाउन हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वो भी डिक्रीज। डिक्रीज डाउन हो होगा। जाएगा। डाउन। फिर आ जाओ डी से ए में आ जाओ। अब की बार देखो डी से ए में क्या हो रहा है? डी से ए की प्रेशर साइड जा रहे हो, कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, और कंट्रैक्ट। वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज। डाउन हो रहा वॉल्यूम है, कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो कंप्रेशन हो गया ये। तो आइडियल गैस के लिए एक्सपेंशन हुआ तो हीटिंग, अगर कंप्रेशन हुआ वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा ना, मतलब कूलिंग हो जाएगी। तो एक्सपेंशन शोज हीटिंग, आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। एंड अगर कंप्रेशन करोगे देन कंप्रेशन शोज। कूलिंग। बट यही बात अगर आइडियल गैस नहीं होती, वो रियल गैस के लिए होती, या कुछ भी गैस नहीं लिखा होता, वर्ड लिखा होता सीधा एक। अब इस बात को देखो। तो अब जो आपका डेवलपमेंट होगा ना, जो आपके नॉलेज का, वो धीरे धीरे होगा, ऐसे ऐसे होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका नॉलेज भी अपने आप बढ़ता जाएगा। फिर कहीं से कोई भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपका आंसर कहीं जाना ही नहीं है। उसमें देखो, उसमें मैंने बोला था, अगर आपको या तो वर्ड लिखा हो रियल गैस, या तो वर्ड लिखा हो रियल गैस, रियल गैस नहीं लिखा हो तो क्या वर्ड लिखा हो? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब होता है कि ना हीट देते हैं ना हीट लेते हैं। तो अभी थर्मोडायनेमिक्स आएगी तो और क्लियर होगा, बट अभी यहाँ क्वेश्चन देखो क्लियर कर रहे हैं हम। आइडियल गैस हो गया, और यहाँ पर अगर मैं लिख देता, इस एक्सपेंशन की बजाय एक वर्ड लिख देता मैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब क्या आंसर होता है, हीटिंग या कूलिंग बेटा? एक्सपेंशन अब भी है गैस का, वर्ड क्या लगा दिया मैंने? एडियाबेटिक। इसका मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर रियल वाला बात कर रहे हो आप, वही वाला एग्जांपल। अब जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिए, मैंने कहा कि बैलून है, बैलून के अंदर एयर भरी पड़ी है, बैलून में छेद कर दो एक, बैलून से एयर बाहर आएगी तो एयर को टच करके देखोगे तो कैसी लगेगी वो? ठंडी लगेगी। आप कैसी लगेगी? ठंडी। ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा एक वो ट्यूब वाला, जो टायर, साइकिल टायर के अंदर ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स में एयर भरी हुई है, उसमें पिन करके देखना, जैसे पंचर होती है ट्यूब, उस एयर को आप टच करके देखना, ठंडी लगेगी आपको। बिकॉज वो रियल गैसेस के बिहेव है, वो आइडियल थोड़ी ना है, वो तो रियल है। और जो रियल गैसेस से रिलेटेड होता है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो आंसर पलट गया देखो। एडियाबेटिक आंसर होगा तो क्या आंसर दोगे बेटा? आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगी तो क्या आंसर दोगे? कूलिंग। और कूलिंग होगा। आइडियल गैस में एक्सपेंशन है तो क्या आंसर आया था आपका देखो? हीटिंग। 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 तो आइडियल गैस के लिए उल्टा है और एडियाबेटिक के लिए कूलिंग। और ये हमने प्रूव भी कर दिया ऊपर देखो ग्राफ से। और इसी टाइप से मैं अगर आपको ये बोल दूं कि एडियाबेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, कंप्रेशन लिख दूं तो?
अब बताओ कूलिंग होगी या हीटिंग? उल्टा होगा ना, हीटिंग होगा। आइडियल गैस हीटिंग का हो। उल्टा होगा तो हीटिंग हो जाएगी। तो आइडियाबेटिक दे रखा है या आइडियल गैस के लिए ग्राफ दे रखा है, उस हिसाब से आप चेक करेंगे। दूसरा जो आपको क्वेश्चन था, आपका जो डाउट आया था वो बेटा आपने 11 वाला, अब 10th वाला क्लियर हो गया बेटा, 10 वाला क्वेश्चन सब कुछ यस बता दिया सर। उसके आसपास भी मैंने। आइडियल गैस वर्ड देखते ही समझ जाना है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, कुछ भी लिखा हो और बातें तो हमें फोकस करना है इस बात पर। दूसरा देखो फिर 11 नंबर क्वेश्चन बेटा आपने मेरे से पूछा है कि ए बी इज एन आयनिक सॉलिड, कोई बात नहीं आयनिक कंपाउंड है, आयनिक रेडियस ए और बी की दे रखी है, और लेटेस्ट एनर्जी ऑफ ए बी इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो इजी था बेटा, शायद मैंने तुम्हें करवाया भी होगा नोट्स वगैरह में। देखो हमने पढ़ा था कि लेटेस्ट एनर्जी को किससे लिखते थे बेटा, यू से। और लेटेस्ट एनर्जी जैसे ए और बी दो पॉइंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो, उनके बीच आर डिस्टेंस है, कैटायन है और एनायन है, तो ये आर पॉजिटिव हो गया, आर नेगेटिव हो गया। तो जो और चार्ज हो गया सपोज Q1 और Q2, तो मैंने क्या पढ़ाया था कि लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जैसा आप कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में करते हो। और अगर फोर्स होता तो स्क्वायर आ जाता आर का, अगर एनर्जी है तो स्क्वायर नहीं आएगा, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू, जैसे देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स होता तो यही K1 K2 इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस है आर, उसका स्क्वायर होता, और डिस्टेंस मान लो आर ले लेते तो आर रह जाता है ना, जो वर्क एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो लेटेस्ट एनर्जी है, एनर्जी हम कहते हैं चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर प्लस और आर नेगेटिव के सम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बट इसकी इससे मिलता जुलता एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको, वो होता है बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक लेटिस एनर्जी होता है, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है कि हाइड्रेशन का मतलब वाटर की कितनी पावर है किसी को डिजोल्व करने की। जैसे मान लो NaCl, अगर NaCl आपस में अट्रैक्ट हुए पड़े हैं तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी अट्रैक्ट होने के बाद निकालनी है। लेकिन हाइड्रेशन का मतलब यह है कि Na और Cl जो थे, वाटर ने आकर के उनको अलग अलग कर दिया दोनों को, Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो ये जो एनर्जी होती है दोनों को अलग अलग, वाटर की पावर जो होती है अलग अलग करने वाली, उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो डायरेक्टली जो होती है दोनों के आपके 1/R पॉजिटिव की अलग होगी प्लस 1/R नेगेटिव की अलग होगी, क्योंकि कैटायन और एनायन अलग अलग हो गए हैं। और लेटेस्ट एनर्जी में दोनों आयन एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, तो वो उनकी रेडियस का सम होता है, इसलिए यहाँ पर आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव एक साथ लेते हैं। यहाँ पर इस मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में फर्क है, ये 1/R पॉजिटिव प्लस 1/R नेगेटिव है। और लेटेस्ट एनर्जी देखोगे तो देखो मैथमेटिकली दोनों में फर्क है ना, बात में है कि नहीं है फर्क, देखो भाई मैं क्या कह दूं आपको, देखो मैं कह दूं एक एक जो है आपको ऐसे लिख लो, H = 1/4 प्लस 1/2 लिख दो, ऐसे बोल देता हूं मैं। और एक में कहता हूं कि आप ऐसे लिख दो 4 + 2, तो दोनों की वैल्यू में फर्क आएगा ना या नहीं आएगा? यस सर। हाँ तो बेटा यही फर्क है। तो लेटेस्ट एनर्जी आपको लेना है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है लेटेस्ट एनर्जी में, हाइड्रेशन एंथैल्पी लेना है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो उसने अपने से लेटेस्ट एनर्जी वाला क्वेश्चन पूछा था, देखो जरा आप। अब देखो वो कह रहा है ए बी इज एन आयनिक सॉलिड, आयनिक रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, आर सी कैटायन का रेडियस है, एनायन का आर है, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ ए बी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या आंसर दोगे सोचो कुछ ही अब आप, सिंपल सा है आपको, सर डी। डी आएगा। और कौन सा नहीं आएगा जो आपको कंफ्यूज कर सकता था? सी वाला। सी वाला। कंफ्यूजन में कई बार कुछ बच्चों ने हो सकता है कौन सा आंसर लगाया हो, सी हो सकता है ना आंसर, क्योंकि एक प्रोपोर्शनल टाइप इजी था क्वेश्चन, तो प्रोपोर्शनल इजी देखना था। सी कब देते बेटा आंसर, लगे हाथ तो ये भी बता दो। सर जब जब हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी पूछता। पूछता। जब हाइड्रेशन एनर्जी पूछता, हाइड्रेशन एंथैल्पी हमसे पूछता तो हम सी वाला आंसर देते, और लेटेस्ट पूछेगा तो हम डी टाइप वाला आंसर। क्लियर? यस सर।
नेक्स्ट चलो बेटा, फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 15 तक किसी का और। अप टू 15 में किसी भी मतलब ऑप्शन में कोई भी डाउट हो तो आप ये क्या किया करो, नोट किया करो बेटा। ये क्या सर करना है, जो भी 14। हाँ 14 बताता हूँ बेटा, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए ना, एक छोटा सा बना लो, या जो नोट्स हैं उसी में बना लो, जहां आपका टॉपिक है वहां उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो। और दूसरा एक एडवाइजेबल है, जिन बच्चों ने बेटा जो टेस्ट नहीं दिया, मान लो कोई सा भी नहीं दिया है, तो टेस्ट तो है ना आप लोगों के पास, अवेलेबल होता है क्या, प्रिंट होता है उसका आपके पास, लेते हो प्रिंट? नो सर। उसको ना लिया करो, या अवेलेबल है तो दोबारा निकाल के, उस टाइम नहीं दिया तो कोई इश्यू नहीं, कोई रीजन हो गया, हॉस्पिटल चले गए या तबीयत खराब हो गई या एक्स वाई जेड कोई भी रीजन है, बट उसको निकाल के रखा करो। फिर क्या क्या करो, अब करके देखना, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो करके देखना बेटा, दोबारा करके देखना, अपने आप करके देखना ऑनेस्टी के साथ। प्रिपरेशन ऐसे ही होता है बेटा, छोटी छोटी तैयारियां ही बन के कल को बड़ी तैयारी बनती है, एक साथ कभी भी बड़ी तैयारी नहीं होती। यस, ये देखो बेटा, आपका 14 नंबर था, 14। If the de Broglie wavelength of electron in nth Bohr orbit in hydrogen atom is equal to 1.5 pi e0. अच्छा, de Broglie wavelength A0 Bohr radius, then the value of the value n अपॉन पाई का है, किसका वैल्यू है, छोटा सा दिख रहा है मुझे। सर n/z है। n अपॉन z, ठीक है। देखो बेटा, आपको जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था, डिड यू रिमेम्बर, देन हमने क्या था कि डी ब्रोगली जो इक्वेशन कर रहे थे, उस इक्वेशन को लास्ट में बोहर थ्योरी से अटैच किया था। उसमें मैंने एक रिलेशन बताया था, जैसे कहा था नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे, जितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी, और एक किया था उस वेव्स की टोटल लेंथ कितनी होगी, तो लेमडा इज इक्वल टू, मैंने बताया था, मान लो nth ऑर्बिट में लेमडा चाहिए तो n इंटू लेमडा वन किया था, n इंटू लेमडा वन। फिर इसको ओपन जब हमने किया था तो एक फार्मूला लगाया था बेटा, लेमडा n इज इक्वल टू n तो है ही, और लेमडा वन जो किया था वो 2 पाई R1 किया था। यहाँ R1 को वो कह रहा है ए नोट ले लो। अब R1 किसका है पहले वो देख लेते हैं, R1 लिया था हमने। अब वो कहता है क्वेश्चन में कि इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.5 पाई ए नोट। तो R1 जो है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो हाइड्रोजन के लिए R1 को आप ए नोट वन ले सकते हो, वो कहता है, और रेडियस। तो क्या फार्मूला बन गया हमारे पास, लेमडा एन एन। ऐसा क्वेश्चन बेटा पिछले साल, लास्ट ईयर जो भी गया है, उसमें जो जेई मेन वाले हैं उन बच्चों के पास ऐसा क्वेश्चन आया था, तो आर नोट को आप ए नोट लिख सकते हो। और लेमडा एन की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 1.5 पाई ए नोट, 1.5 पाई ए नोट इज इक्वल टू एन इंटू 2 पाई ए नोट, जो कैंसिल होता है बेटा, कैंसिल कर लो। और अगर मैं आर वन को भी ए नोट की टर्म में लिखना चाहूं तो आर वन इज इक्वल टू क्या होता है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है ना। और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, और ये वाली वैल्यू ए नोट लेके चलते हो, तो जेड लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो अपने आप जेड 1 मान के चल लेंगे हम। तो ए नोट, ये नोट से कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। हमें चाहिए एन की वैल्यू, आई गई हमारे पास एन का वैल्यू, तो एन इज इक्वल टू कितना आया बेटा हमारे पास, 1.5 अपॉन टू, 1.5 अपॉन टू कितना हो जाएगा, 0.75। एन की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए बेटा, क्या किसका रेशियो चाहिए था हमें, एन बाई n/z का। जेड का। एन की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 0.75। और जेड कितना ले सकते हैं अपने, कौन सी स्पीसीज है देखो, हाइड्रोजन है ना,
तो हाइड्रो, अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दिया है, पहले कुछ और लिखा है देखो उसमें, बाद में लेने, हालांकि आंसर सेम आएगा लेकिन क्वेश्चन को सही करने के लिए हाइड्रोजेनिक एटम, मतलब हाइड्रोजन जैसा एटम है, मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कोई बात नहीं, फिर R1 को आप चेंज करो। वापिस देखो मैं लिख रहा हूँ, लेमडा एन इजिकल टू एन, ये किसी भी चीज के लिए लग जाएगा, चाहे हाइड्रोजन हो नहीं हो। लेमडा एन एन 2 पाई R1, कोई भी हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज है उसका R1 निकालते हो तो क्या होता है, R1 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। और R1 है तो क्या हो जाएगा, देखो R1 इजिकल टू 0.52, ये तो एन की वैल्यू 1 ही आ जाएगी ना, 0.529 को ए नोट लिखते हो आप, एन की वैल्यू तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर, और जेड हमें नहीं पता। तो R1 इजिकल टू क्या हो गया बेटा, कोई भी एटम, ये सबके लिए लगा देना, यही अप्रोच यही रखोगे, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे नहीं हो, तो बाद में जेड की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो R1 इजिकल टू ए नोट जेड आ गया। अब आप वापिस इस फार्मूले में रख दो आर, इसकी वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, अब देखो आपके पास लेमडा है एन इंटू 2 पाई R1 था, R1 की जगह क्या आ गया, ए नोट बाई जेड। लेमडा एन की वैल्यू दे रखी थी उसने 1.5 पाई ए नोट, एन इंटू 2 पाई ए नोट बाई जेड। ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, एन बाई जेड निकालना है, बाकी सब तो पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। 1.5 बाई जेड, नहीं जेड तो चाहिए ना, 2, एन बाई जेड चाहिए, एन बाई जेड ये वैल्यू चाहिए, 1/2 एन बाई जेड का वैल्यू आ जाएगा 0.7। ये फार्मूला आप बेसिकली किसी के लिए भी लगा सकते हैं, लेमडा एन इज इक्वल टू एन लेमडा। और R1 मतलब, R1 का मतलब है जो कोई भी स्पीसीज हो उसकी रेडियस, किसी भी रेडियस के R1 की रेडियस होगी वो 0.529 अपॉन जेड कर दो या एन स्क्वायर अपॉन जेड कर दो, ये एन तो 1 रहना ही है, चाहे मत लिखो आप तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.529 जेड। तो R1 की जगह हमेशा आप यूज कर सकते हो ये वाला R1 A0/Z, तो R1 की जगह A0/Z रख दिया, बाकी कैलकुलेशन बना। क्लियर? ये यस यस सर। ये वाला जो होता है इसको कोरस्पॉन्डिंग रूट बोलते हैं, बिकॉज इसमें डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट भी लगा है और बोहर थ्योरी भी लगा है। ये फार्मूला बोहर से आया है आर वाला, और ये लेमडा जो निकालने का फार्मूला है वो डी ब्रोगली है। यस बेटा, 15 तक किसी का और, अप टू 15। नेक्स्ट आ जाओ 16 से लेके यस सर। 18 तक। हाँ, सर 16। 16 टू 18 में 16, ये देखो 16 में कहता है हमें सर मैंने इसका जब अमोंग, निकाला था, सर जब हाँ मैंने इसका जब निकाला था तो, एक मिनट सर, मेरी प्रॉब्लम ये फंस रही थी। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। हम्म, हाँ सही किया, पहले फार्मूला लगाएंगे वो तो ठीक है। तो सर हाँ, तो सर वहां आया तक, नहीं था मेरा सर 4.0 ग्राम ऑफ एटम्स। वहां तक ठीक किया आपने। मुझे लगता है आगे एटम जब कैलकुलेशन किया है ना उसमें फार्मूला नहीं लगेगा एटम में, वहां आप मिस हो गए हो शायद। तो सर उसमें n/Na वाला फॉर्मूला लगेगा ना सर वहाँ पे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो n/Na का रख के इंटू Na चला जाएगा, फिर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, O2 में जैसे 2 होता है, O में हाँ सिंगल होता है, तो और ये O3 में 3, और H2O में 3। हाँ तो ये ऐसे अप्रोच, नहीं, ऐसे मतलब जितने। हाँ अप्रोच तो सही लगाया था बेटा यस आपने, सर। फिर गलत क्यों? अप्रोच तो सही था बेटा आपका, फिर गलत कैसे हुआ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ यस होगा। सर। चलो लेट्स पता सी, नहीं सर। लेट्स सी, आई एम गिविंग यू सॉल्यूशन लाइक दैट। देखो, अमोंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज 1 ग्राम ऑफ O2 molecule, 1 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय होएगा जो नंबर इज इक्वल टू वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट ऑफ O2। क्लियर? हमें निकालना है NO2,
तो NO2 कितना आ गया, वेट है 1, मोलर मास है 32, 1/32 इंटू एवोगैड्रो नंबर प्लस 6 इंटू 10⁻23। तो फर्स्ट वाले में तो ये आ गया आपका O2 आया है। आपको किसका एटम चाहिए बेटा, O का। नंबर ऑफ एटम O चाहिए, तो जितना आया उसका डबल कर दो, 2 इंटू ये हो गया। अब ये हो गया तो ये देखो 16 हो गया, 6/16। अभी करते हैं आगे, एक बार ये छोड़ दो, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो क्या था, 4 ग्राम ऑफ O एटम। अब एटम ही दे दिए तो नंबर ऑफ O डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, और इसको भी आप ना इजी ये रहेगा कि आप इसको Na ही लेके चलो, तो थोड़ा आपका टाइम बचेगा उससे, कैलकुलेशन तो हो जाएगा, बट 1/16 Na आ, N/Na इसका ऑक्सीजन एटम है आपकी बात। तो Na तो वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो फार्मूला वेट ऑफ ऑक्सीजन का रखना पड़ेगा हमें। तो N डायरेक्ट O के एटम आ जाएंगे, तो वेट कितना है आपके पास, 4 ग्राम। और ऑक्सीजन का लिया है तो ये आप 32 नहीं लोगे बेटा, इस बार 16 लोगे, तो 16 Na। तो अब देखो ये कितना आया सेकंड वाले में, 1/4 Na आया। और इसमें कितना आया था ऊपर वाले में, देखो बेटा फर्स्ट वाले में 1/16 Na था। 16 तो ज्यादा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ, पहला या दूसरा? 1/4 ऑब्वियसली। 1/4 होगा ना सेकंड वाला। यस सर। अब अच्छा, मैं मुझे पता चल गया मैंने क्या प्रॉब्लम की थी ये सर। तुमने ये थैंक यू मिस्टेक सर। किया होगा, ये वाला। यस सर, मैंने सर यही नहीं सर, मैंने इसे भी सही रखा था, मेरा ये भी सही था सर। एक्चुअल हम्म में मैंने जो ये कंसेप्ट था ये डिनोमिनेटर वाला, वो मैंने गलत लगा दिया था। तो ये यहाँ तो कैलकुलेशन हो गया ना, इसको फिर हाँ, कैलकुलेशन कैलकुलेशन मिस्टेक। पे। यस सर। कोई बात नहीं, ध्यान रखना आप की बार आगे करो तो ऐसा क्वेश्चन आए तो इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, बस सीखने का यही तरीका होता है, एक बार हो यस गई सर। मिस्टेक उसको रिपीट नहीं करना बेटा। हाँ नेक्स्ट चलो बेटा, 18 तक, 18 तक किसी का और प्रॉब्लम, अप टू 18 करें आगे। सर हम्म क्वेश्चन नंबर 17 में जो क्या मतलब कोई फॉर्मूला होता है ये बताने का, या फिर लाइक उसमें फॉर्मूला यही होता है के में कि के इज इक्वल्स टू एच 1/λ माइनस 1/λ नॉट होता है सर। एस हम्म। सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो सर ये हम मेटल के लिए, मतलब जो आपने पूछा गया है कि एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल एग्जिबिट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद लाइट ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सर ये कैसे निकालेंगे, कैसे मतलब पता कैसे चलेगा हमें? ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ना फिर। थ्योरेटिकल को न्यूमेरिकल तड़का लगाना पड़ेगा इसमें। कैसे, कि भाई अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हो तो ये मेटल होती है कोई, यस सर। और इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना होता इस पे मेटल। है। इलेक्ट्रॉन यस सर, निकालने के जंक्शन लिए लाइट डालते हो, लाइट का फोटोन डालते हो, एनर्जी देते हो आप। फोटो। यस सर। वो और तभी इस निकाल एनर्जी का जो पाएगी जब वेवलेंथ इस होता है। एनर्जी का वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हो, ये यस सर। बराबर या ज्यादा हो। तो मेटल से यस सर। इलेक्ट्रॉन निकालने का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या हो गया, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। यस सर। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो उसके उसमें एनर्जी डिफिकल्टी से निकलेगा उस मेटल में से। यस सर। सपोज देखो, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है रुबिडियम, ये है सीजियम। तो इलेक्ट्रॉन किस यस में सर। इजीली निकलेगा इन सब में से, सीजियम में से। सीजियम सोडियम की बजाय सीजियम का साइज छोटा होता है, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना यस सर। डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू यस सर। सीजियम। तो इसका मतलब ऊपर यस से सर। नीचे जाएंगे तो वर्क फंक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी है कम चाहिए। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू यस क्या सर। होता है, Hc/λ0। यस सर। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा तो उसकी लैम्डा नोट क्या हो उसका जाएगी, लैम्डा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो यही चीज बेटा हमें यस चेक सर। करनी है कि हमें क्या चेक बस एक करना है, मिनट सर, किसका लैम्डा नोट ज्यादा लगेगा, तो किसका ऊपर लैम्डा कर नोट। दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लूँ। हम्म, यस सर, समझ आ गया। अब आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो सोच रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक यस इफेक्ट सर। विद लाइट ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो इसका मतलब एनर्जी क्या यस होगी, सर, रुबीडियम। एनर्जी एनर्जी कम सबसे वाला, कम होगी। एकदम में जो मतलब कम सबसे एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक। हाँ यस सर। इजीली निकल जाए। क्लियर। यस इलेक्ट्रॉन। यस सर।
फिर आ जाओ बेटा एक बार इसमें। से क्वेश्चन नंबर 18 भी बता दीजिए। 18 में क्या है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 53 पिकोमीटर, द रेडियम ऑफ हीलियम आयन इज क्लोज टू। देखो ऐसे क्वेश्चन को मैंने पढ़ाते टाइम बोला था, ये डबल डेकर क्वेश्चन हो गए ना। डबल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, यस सर। हाँ, तो उससे आपने निकाल लो। बताया था कि डबल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन में हाँ ए नॉट को कांस्टेंट मान लेंगे और जो फॉर्मूला निकलेगा उसी से कर लेंगे सर। हाँ। और नहीं भी तो यस सर। हाइड्रोजन एटम में तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, हीलियम के लिए निकाल रहे हो, हाइड्रोजन की बजाय कोई और होता तो तो डबल भी लगाते, नहीं तो जेड आप को डायरेक्ट 2 भी रख कर देंगे, सकते यस हो। सर। आर इज इक्वल टू किसी का भी आर नोट हाइड्रोजन वाला, है ना, यस सर। और आर जीरो एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। जेड। तो आर एच तो यस हाइड्रोजन सर। का दे ही रखा है उसने, अपने कितना दे रखा है, 53 पिकोमीटर। यस 53। यस सर। इधर आ जाओ बेटा, हीलियम इज क्लोज टू, इफ द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ हीलियम आयन इज क्लोज टू। हीलियम मतलब फर्स्ट के लिए पूछ रहा यस है, सर, रेडियस निकाल। फर्स्ट का स्केल यस सर। कुछ नहीं दे रखा है, फर्स्ट लेना है आपने। 2.2 का स्क्वायर। और 2 का जेड स्क्वायर कितना आ 4। जाएगा, 4। यस तो सर। 53/4, तो 53/4 का देखो कितना आएगा, 53/4, ये 27 से तो कम जा रहा है बड़ा, और कम होना चाहिए था। क्वेश्चन तो यही है ना, एक सर इफ द यस सर, रेडियस, अराउंड 13 आ रहा है। हाँ वो होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आर जीरो क्या फार्मूला क्या होता था, आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्केयर अपॉन इनटू एन स्क्वायर बाय जेड। जेड। यस सर। और एन की वैल्यू जितनी हाइड्रोजन वाली है वही लेनी है, अपॉन जेड करना है। अच्छा हीलियम है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू 2 होती है। तो 2 लगाएंगे। यस सर। 53/2 लिखेंगे, तो 53/2 यस सर, अब लिखेंगे। आ जाएगा। 2 the 4 2 6 12। यस सर, 27। यस सर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 21 तक किसी का, अप टू 21, 24 तक किसी का बेटा प्रॉब्लम। सर 23 एक बार बता दीजिए। 23 द कंपाउंड वेनेडियम, वेनेडियम का कोई कंपाउंड है, हैज मैग्नेटिक मोमेंट 2.88 bm, द यस सर। वेनेडियम ऑक्साइड द फार्मूला। देखो वेनेडियम है, वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर, पहले सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, वैसे तो दे ही दिया बेटा उसने, लेकिन याद होना सर चाहिए। वैसे तो हाँ हाँ, यस सर, उस एटॉमिक नंबर भी दिया है। और सर ये एक चीज़ और की, यहाँ पे जो वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, इससे हमें सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। बिल्कुल पता लग जाएंगे, उसी से निकालना सर है, तो तो अनपेड। उससे सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे। तो सर उसके बिल्कुल, बाद ये जो, तो ये V2O3 मतलब सर कैसे मतलब फॉर्म हो गया, ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। कोई बात नहीं, आई मेक इट क्लियर। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, इलेक्ट्रॉनिक यस सर। कॉन्फ़िगरेशन जर्नल लिखोगे तो आर्गन 18 यस सर। और 3D3 और 4s2 होगा। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ऐसा होता तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते, और डी में, डी जो है, सर D 5 ऑर्बिटल्स का होता है ना। हाँ 5 कर यस दिया सर। मैंने, तो इसमें 3 यस होते, सर। बट वो कहता है कि उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इट वुड बी 2.88। तो 2.8888। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए, तो 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये यस निकाल दो, सर। ये वाले सबसे पहले तो बाहर वाले निकलेंगे ना, 4s यस वाले, सर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, अब क्या रह जाएगा। ओके सर, थ्री इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बचे तो वो उनसे नहीं नहीं, अभी ऑक्सीजन नहीं, बाइंड अभी हो जाएगा। अभी नहीं, ये भी तो निकालना पड़ेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 रखने हैं आपको, तो एक यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। हम्म। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अब आर्गन 18, तो ये रह जाएगा 3D2 3D2 4s0। 0। यस सर। ठीक, अब तब मेरे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे यहाँ पर। यस सर। अगर मेरे पास बेटा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ पर, अब तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो यहाँ +3 आ जाएगा। यस। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तभी तो 2 बचेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस सर। यस सर। अब वेनेडियम +3 होता है, और ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है। नेगेटिव।
यस सर V2O3 तो एक फार्मूला बनाते हो तो ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, ये इधर जाता है। यस सर तो फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, V2। V2O3 तो आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मेटल का, एंड ओके सर आफ्टर दैट यू कैन फॉर्म द फार्मूला विद ऑक्साइड। ऑफ द फॉर्मूला। यस सर क्लियर? यस सर यस बेटा। 24 तक किसी का और? सर 24। 24 देखो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। आपके पास देखो स्पीसीज कौन कौन सी है, कहता है एक तो है Li2 पॉजिटिव, और एक है Li2 नेगेटिव। नेगेटिव। यस सर और Li2 पॉजिटिव। Li2 नेगेटिव, तीन है स्पीसीज आपके पास, है ना? सर देखो 2 आप नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन, हाँ, थ्री दिख स्पीसीज है नहीं ना, रहा है ऊपर सर। आप, ऊपर आपके सर पास 2 थ्री स्पीसीज, सर एक 2 Li2 पॉजिटिव दे रखा है और नेगेटिव और पॉजिटिव बस। Li2 पॉजिटिव सर, Li नेगेटिव, फिर Li पॉजिटिव, मतलब Li2 पॉजिटिव। नहीं नहीं, पहला ये देखो, पहला क्या दे रहे हो, इसको देखो, ये क्या दे रखा है, यस सर Li2 2 पॉजिटिव। टू पॉजिटिव नहीं है, टू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यस सर पॉजिटिव है अच्छा, टू पॉजिटिव है ये। सर, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। अच्छा अच्छा, हाँ सर पॉजिटिव है। ठीक है, समझ गया। Li2 पॉजिटिव है ये ना। लास्ट वाला क्या हो गया, यस सर Li2 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव, Li2 1। पॉजिटिव है, वो सिर्फ पॉजिटिव है। अब देखो आप इलेक्ट्रॉन निकालो। यस वन सर 1 लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3। पॉजिटिव। लिथियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 3। to the 6 तो 2 लिथियम है तो 6, जिसमें से 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4 इलेक्ट्रॉन। 3 Li2 3 नेगेटिव में 6 देखो, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। यस एक सर लिथियम में 3 होते हैं, 2 लिथियम में 6, एक नेगेटिव ऐड हो गया तो 7 इलेक्ट्रॉन। सर 3 to the 6 plus 1 7 इलेक्ट्रॉन। Li2 पॉजिटिव में 7 देखो आप, इलेक्ट्रॉन। यस Li2 में सर 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आप जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे वहीं से तो स्टेबिलिटी चेक करोगे बेटा, तो 1s यस ऑर्बिटल, 1s के बाद 2s, यस सर 1s स्टार, फिर 2s, फिर 2s स्टार। इतने से काम चल जाएगा हमारा। टोटल देखो पहले वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया बेटा। Li2 पॉजिटिव में आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 0। Li2 नेगेटिव में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 बनाओ बेटा, 1s। वैसे तो सिग्मा 1s होता है ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, 2 2 4 सिग्मा 4 स्टार 1 2s। 3 1 तो by 2 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 0.5 तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो कैंसिल हो गया 0.5। इससे। इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यस 2, सर एंटी बॉन्डिंग 1/2, कितना आ गया, 0.5। तो पहले वाले का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया बेटा, 5। इसका यस सर 2 जगह 0.5 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। यस Li2 सर नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। अच्छा, Li2 5 पॉजिटिव का निकालो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 0.5। 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसमें देखो 1 2 3 4 1, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ 1 ही आया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 1 - 0/2, तो बॉन्ड ऑर्डर टोटल हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 तो 0.5। तो इसमें भी देखो आपके पास 0.5। अब आपको कंसेप्ट एक तो ये याद था बेटा कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल यस होता है, सर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी वो यस सर स्टेबिलिटी स्टेबल ज्यादा ज्यादा होती होता है। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, तो मैंने एक चीज और बताई है। थी यस बेटा, सर क्या बताई थी, याद है? जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, आप लोगों में से बताओ बेटा कोई, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो स्टेबिलिटी कैसे बताई थी, कैसे देखते हो? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं बेटा, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो अनस्टेबल हो जाता यस सर है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करोगे आप, यस एंटी सर बॉन्डिंग बेटा इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। तो देखो अब इसमें देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इधर तो चलो कैंसिल ही हो गया, ये इधर कैंसिल हो गया, इधर हटा दो। इसमें देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नहीं है ना इसमें, बॉन्डिंग में ही है, सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार 2s में।
नहीं है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0। और इसमें देखो कितने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, ये रहा, एक आ गया। या मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो जो छोटा कैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और एनायन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो इसका इसका वो मतलब कम बॉन्ड ऑर्डर स्टेबल होते हैं। जीरो वाला जो आ गया, बॉन्ड ऑर्डर जीरो वो सबसे कम स्टेबल। तो सबसे कम स्टेबल क्या आ जाएगा बेटा, Li2 पॉजिटिव। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना था आपको। देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन Li2 negative or Li2 positive because both have same bond order. Then now what will be our answer? यस सर, Our answer is Li2 Li पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Li2 नेगेटिव। Li2 negative is less stable than Li2 positive. तो मोस्ट स्टेबल क्या आ Li2 जाएगा? पॉजिटिव। यस सर, बॉन्ड ऑर्डर वाला। यस सर। बॉन्ड ऑर्डर का पॉइंट ध्यान रखना है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर के अंदर क्या ध्यान रखना है आपने कि अगर जिसका, वैसे तो जनरली क्या होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है वो स्टेबल होता है। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो प्रॉब्लम यस तब आएगी ना आपको। तो तब क्या करोगे, बना के देखो। जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो अनस्टेबल हो, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम यस होंगे वो स्टेबल। क्लियर? सर, इसी से यस सर, सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर आपने एक ट्रिक बताई थी नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। सर हाँ। एक बार जरा उस ट्रिक को रिमेम्बर करवा देंगे, मतलब एक बार जरा रिमाइंड करवा दीजिए, जो आपने किस बताया था डी चीज का पी ट्रिक क्यूब था? डी। वो तो बेटा आपके नोट्स में यस लिखा होगा। अब तो मुझे याद भी नहीं होगा, मुझे निकालना यस पड़ेगा। एक्चुअल में आपने नोट्स में लिखवाया था, तो मैंने जब दोबारा अपने आप से ये बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो मेरा पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म कुछ अलग आ रहा था। तो आपका, तो वो जो ट्रिक था, तो मैं शायद मैंने गलत लिखा हो, इसलिए मैं आपसे ट्रिक पूछ रही थी। इसलिए था, निकाल लेते हैं, निकालना। जैसे आपका ये था, उससे मैंने देखो निकाला था। O2 था ना, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 ऑक्सीजन की स्पीशीज का सही आया था, नाइट्रोजन का थोड़ा सा दिक्कत था। नाइट्रोजन की देखी, N2 यस पॉजिटिव, सर, यस N2 सर। पॉजिटिव, N2 N2 नेगेटिव, और N2 नेगेटिव। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये क्लियर था कि बॉन्ड ऑर्डर N2 का 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 आता है। ये 2.5 हो जाता है, ये यस 3 हो सर, जाता है। इधर ये भी 2.5 हो जाता है और ये 2 हो जाता है। N2 जो होता है, N2 का अगर हम देखें तो ये आएगा σ1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या आया था नाइट्रोजन के केस में, देखना है तो पहले पाई 2px, यस पाई सर, 2py, फिर सिग्मा यस सर। 2pz आता था, फिर 2pz, यस सर। ये वाला। तो देखो ये जो 14 है, ये 15 और 16 वाला ये आएगा, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये पैरामैग्नेटिक था। इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक था। और नाइट्रोजन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेड हो गए थे। डायमैग्नेटिक। ये था ना। अब इसका देखना था अपने को। N2 पॉजिटिव का मतलब, ये N2 पॉजिटिव का मतलब कितने हो गए, N2 पॉजिटिव का मतलब 14 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 हो गए। तो इसका 13 हो गए सर तो ये एक चीज और पूछनी थी सर, अगर यस सर, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, मान लीजिए हमने अभी 7 और 5 का निकाला ये लिथियम में, तो अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे तो इसे देखकर भी तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये पैरामैग्नेटिज्म है या फिर डायमैग्नेटिज्म, क्योंकि नहीं। इवन नंबर तो मतलब वो सारे पेयर्ड हो नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, इसको देख के पता नहीं लगता कि अगर ओड या इवन नंबर इलेक्ट्रॉन देख के, वो फिल करके पता लगता है हमें। अब वो सर देखो आप, क्योंकि 2px और 2py की वजह से होता है ना सर, हाँ, पाई क्योंकि पाई, वो जहाँ पे आ जाता है तो उसमें भी अगर अगर एक एक बॉन्ड पेयर, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो पेयर्ड माना जाता है। हाँ, इसलिए क्या है, बना के देखोगे तब पता लगेगा आपको। जैसे मैंने यस N2 पॉजिटिव का बनाया यस तब मुझे पता लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 वाला N2 है तो पैरा आ गया। यस लेकिन अगर सर। सो जो आपने यस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और सर आपने किसी एक कंपाउंड के बारे में बताया था, मतलब एलिमेंट के बारे में बताया था जिनका फिल करने का तरीका अलग होता है। जैसे आपने नाइट्रोजन में बताया कि सिग्मा 2pz बाद में आता है, उसके बाद फिर एंटी बॉन्डिंग पाई का इलेक्ट्रॉन आता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन तक वालों का ऐसे होता है। नाइट्रोजन से बाद वाले जो ऑक्सीजन फ्लोरीन है उनमें बदल जाता है। उसमें सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, पाई ऊपर आ जाती है। यस, तो मतलब नाइट्रोजन से पहले वाले में ये जो आपने अभी बताया वो, और ऑक्सीजन से बाद वालों में वो जो आपने
बताया है नोटबुक में वो भी। हाँ वो ऐसे यस करना। सर, थैंक यू सर। हाँ बेटा, कहाँ तक कर लिया हमने, कितने क्वेश्चन तक हो गया हमारा? अभी किया था हमने 24 पे है। 24 तक। 27 तक पूछ लो बेटा, किसी का 27 तक हो तो। 26। 26 कहता है कि क्वेश्चन दे रखा, KO2 LO2 BO2 NO2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, देखो पहला मेंबर है KO2, तो आप इसको ब्रेक कर लो तो आपको पता लग जाएगा K पॉजिटिव हो जाएगा, O2 नेगेटिव हो जाएगा, है ना? यस O2 नेगेटिव अभी आपने देखो किया था, जैसे O2 नेगेटिव निकाला तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, टोटल हो गए 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन आई हो एम गए। हैविंग योर प्रॉब्लम, लाइक मतलब मुझे भी अब दिखती नहीं ये है चीजें, O2 ऐसे ऐसे करने पे अलग अलग दिखता है। इसी मुझे टाइप से डर आपको लग रहा है। कैसे करना है, AlO2 नेगेटिव में करना है, AlO2, तो तुम्हारा AlO2 में एडमिट क्या, कार्ड मिल गया। AlO2 में हमको इनका याद है। ए, बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करो, AlO2 नेगेटिव, तो AlO2 नेगेटिव में देखो एल्यूमिनियम का +3 चार्ज है तो -3 और लगा दो इस पर, -3, तो यहां से O2 -3 करके निकालो आप, अलग अलग करते निकालते जाओ। जैसे BaO2 नेगेटिव है तो बेरियम देखो अलग करो, AlO2 एक नेगेटिव पहले भी दे रखा था आपको, AlO2 एक नेगेटिव, BaO2 दे रखी थी, तो बेरियम का चार्ज है +2 और ऑक्सीजन का चार्ज आ जाएगा -2, तो अब ये O2 टोटल 3 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ ऊपर वाले में O2 4 नेगेटिव हो गया। ऐसे ही देखो NO2 पॉजिटिव ये स्ट्रक्चर से बनेगा, N डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, तो इसमें कह रहा है अमोंग KO2 AlO2 नेगेटिव और आपका BaO2 नेगेटिव एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो O2 नेगेटिव में आएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा, क्योंकि यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8 और ऑक्सीजन के अंदर 8 होता है, 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन बना के देखना अनपेड आएगा इसमें, लेकिन इनमें तो देखो जो O2 है आपका O2 -4 हो गया, O2 -4 हो गया तो अकेला अकेला वो भी देखोगे तो -2 आता जाएगा ना। यस सर। ऐसे ही देखो इसमें O2 -4 बेरियम वाले में भी 2 और 1 3 आ गया, बेरियम पर ऑक्साइड वाले के अंदर भी Ba2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, O2 हमारे पास पहले एक नेगेटिव था और O2 -3 आ गया इसके अंदर, O2 -3 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, देखो कितने हो गए O2 -3, तो कितना हुआ ये 16 और 19। हाँ 19 हो जाएगा, और NO2 में ये हो जाएगा NO2, तो आपका जो होगा ऑप्शन देखो अब, अब ऑप्शन के हिसाब से इवन ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला होगा क्योंकि 19 आ गए ना। अब हमें ये नहीं कहना कि ये कौन कौन से हैं, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। देखो NO2 और BO2, तो NO2 तो नहीं हो सकता, NO2 में सारे पेड है तो ये ऑप्शन हट गया। KO2 AlO2, KO2 ओके है बट AlO2 नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाला, तो ये भी कैंसिल हो गया। ओनली KO2, ओनली KO2 दे सकते हैं, ओनली BaO2, BaO2 नहीं, BaO2 नेगेटिव होता तब बोलते अपने, BaO2 नहीं, क्योंकि BaO2 तो क्या हो जाएगा, ये देख लो आप, BaO2 Ba2 पॉजिटिव और ये -2, O2 की -2 इलेक्ट्रॉन है, 16 17 18 हो जाएंगे, तो BaO2 नेगेटिव होता तो डी ऑप्शन भी हो सकता था, बट और कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो सिर्फ हमें इन ऑप्शन में 4 में से एक ही देना है। यस सर। नेक्स्ट चलो बेटा 30 तक किसी का और, अप टू 30। 31 तक देख लो बेटा, 31 से फिर आगे 34 तक, 31 से 34 तक, अप टू 34। नेक्स्ट चलो 36 तक, अप टू 36। 35 का।
कौन सा बेटा? 35। 35 क्या था? द बेस्ट इंडिकेटर फॉर डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक। ये नहीं चीज पढ़ी होगी बेटा, ये एक्स्ट्रा चीज आ गई है। इस क्वेश्चन का भी हमने पॉइंट पढ़ा रही है। इंडिकेटर कलर्स वाले जो होते हैं, टाइट्रेशन तो पढ़ी थी लेकिन क्वेश्चन तो पढ़े थे। जैसे KMnO4 होता है, यस हमने सर। पढ़ा था। रेड कलर होता है, रेड होता है, वायलेट रेड। और फिर वो जो आता है पीएच चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा और इसमें रिक्वायरमेंट था। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जो स्ट्रोंग होता है उसका अपोजिट वाला डाला जाता है। जैसे जो वीक एसिड है और बेस क्या है? स्ट्रोंग। तो इंडिकेटर हमेशा स्ट्रोंग है तो वीक लेना पड़ेगा हमें, और बेस है तो एसिड लेना पड़ेगा। तो इनमें वीक एसिड जो है मिथाइल ऑरेंज बेस होता है। अब ये पता करना पड़ेगा हमें। ये ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन न्यूट्रल में आता है, मिथाइल रेड भी नहीं होता। तो इसमें फिनोक्सिलीन जो होता है ये फिनोल से बनता है। फिनोल ऑब्टेन, ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना फिनोल, ऑब्टेन फ्रॉम अच्छा। फिनोल। और फिनोल जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक है, ऑर्गेनिक में एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। याद आ रहा हो 12th में, तो स्लाइटली एसिडिक। बट अभी क्या है कि ये हमने पढ़ा नहीं है। ये वाला पॉइंट जो है मैं आपको और डिटेल पढ़ाऊंगा इसमें, जब हम करेंगे वो ये एसिड बेस टाइट्रेशन वगैरह कराऊंगा तो वो कराऊंगा इक्विलिब्रियम वाला। 36 तक बोल। हाँ बोलो। सो इसी से रिलेटेड एक हम्म। पीएच का क्वेश्चन आया था। इसी से रिलेटेड एक पीएच का क्वेश्चन आया था हम वो देखेंगे, सर। आ जाएगा। 36 तक कोई और? 36 के बाद ये आ जाओ 39 तक। सर ये 38 वाला। हाँ 38 जो अभी ये कह रहे थे, ये वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन मेड मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन यस सर। पीएच 1.4 और 2.4। पीएच 1.4 और 2.4 पीएच ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ। जब हम किसी का भी इक्वल वॉल्यूम लेते हैं ना, तो अभी एक तो वैसे इसकी भी डिटेल अभी कराऊंगा मैं आपको। बिकॉज ये H प्लस आयन एसिड बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे ना, जैसे हमने HCl और NaH की रिएक्ट कराते बनाते हैं, तो हमने वहां तक किया था। लेकिन पीएच पर आ गया तो जनरली कभी भी ऐसा करना हो तो इन दोनों के जो बीच में आंसर हो, और बीच में भी आंसर एक से दो होंगे तो फिर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो अब पीएच का फार्मूला तो आता है ना बेटा। पीएच का फार्मूला क्या होता है? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है। H पॉजिटिव आयन यस सर। कंसंट्रेशन निकालनी है। जैसे pH 1 है, तो इसका मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻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 ⁻
यहाँ से हमारा मोल कंसेप्ट अटैच हो जाएगा, तो फिर मोल निकाल लोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो H प्लस आयन के लिए मोल निकालते हैं, तो H प्लस आयन की मोलरिटी कितनी आ गई, 10⁻⁻⁻⁻, वॉल्यूम में भी सपोज भी। इसी टाइप से देखो दूसरा क्या कह रहा है, एन 2.4, 2.4, तो यहाँ आ जाएगा 2.4 ये नहीं, देन 2.4, तो अप्रोक्सीमेट। हाँ, तो यस इसको सर क्या है कि 2.4 अगर है। आप पूरा लॉग लोगे या तो पूरा लॉग ले लो माइनस लॉग, ये आ गया प्लस 2.4, तो 2.4 में थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, तो मैथमेटिक्स लगेगा इसमें। तो 2.4 है तो आप इसको क्या है कि अप्रोक्सीमेट क्या ले लो, 3 ले लो, एक बार 4 लेके सोचो, एक बार 3 लेके, क्योंकि 3 और 4 के बीच में है ना, आपको कैलकुलेशन मतलब पूरा एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं लॉग 3 लेता तो बेटा आंसर कितना आ जाता, 10⁻⁻³ एच प्लस आयन, एच प्लस आयन आता है 10⁻⁻².4, तो मैं एक बार 3 ले रहा हूँ, एच प्लस आयन एक बार 4 ले रहा हूँ, है मेरे पास 2.4, तो 10⁻³ और 10⁻4 के बीच में आएगा ना, 10⁻3। अब इसमें नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो आप दोनों वाली कैलकुलेशन ले लो, एक बार आ जाएगा 10⁻3 इंटू वी, एक बार ये भी सोच लेंगे। पहले आप इस वाले और इस वाले को ऐड कर दो, देखो जब नंबर ऑफ मोल टोटल हो जाएगा, टोटल मोलरिटी निकालो, टोटल एच प्लस आयन, तो नंबर ऑफ मोल पहले वाले 10⁻⁻⁻1, दूसरे वाले 10⁻⁻³ वी,
बाई 2, टोटल वॉल्यूम 2v, तो v से v कैंसिल हो गया। देखो पहले वाले मोल इतने आए H प्लस आयन, पहले वाले मोल इतने आए, दूसरे वाले मोल सपोज इतने आए 10-3, इजी करने के लिए अप्रोक्स ले लिया मैंने। और मोलरिटी टोटल क्या फार्मूला होता है, मोलरिटी पढ़ा है ना फार्मूला, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो वी वॉल्यूम इसका और वी दूसरे का, तो टोटल वॉल्यूम तो 2v हो जाएगा, 2v हो जाएगा, तो v तो कैंसिल आउट हो गया। और ये अब देख लो अब कितना है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, एक है आपका 0.1 और एक है आपका 0.0001, है ना। तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, आप अप्रोक्सीमेट 0.1/2 ले लो। 0.1/2 लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.05, तो 5 × 10⁻⁻², H प्लस आयन। अब वापिस पीएच निकाल लो, तो 2 में से log 5 की वैल्यू निकाल दो, तो 2 से थोड़ा सा वो लोग 5 का वैल्यू निकालोगे तो 2 माइनस log 5 की वैल्यू 0.7 होती है, तो 0.7 होती है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1 पॉइंट जो है, नहीं log 5 का कितना, 0.7, तो 1.3 के पास वाला आंसर ले लो, 1.3 के पास वाला क्लोज आ जाए। एक्यूरेट करोगे तो अब आपको क्या कंफ्यूजन यहाँ से भी हो सकता है, तो अब मैंने ये छोड़ा है, देखो बेटा थोड़ा सा मैंने सिर्फ 0.1 लेके किया है, तो इसमें क्या होगा 1.3 से थोड़ा सा बढ़ा दो आप, जो आंसर क्लोजेस्ट आ रहा हो ऊपर की साइड, वो आंसर दे सकते हो। तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन है, ऐसी कैलकुलेशन और करेंगे फेज सेकंड जब आपका आएगा ना, स्पेशली कैलकुलेशन ही आएगा एसिड बेस का, तो उसमें और हो जाएगा। अभी मैं इसको फिर थीम को आपको बहुत कॉन्सेप्ट से ऐड कर देता हूँ कि एक फार्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू फार्मूला होता है 10⁻pH। तो हमें पीएच दे रखी थी पहले वाले की, जैसे पहले वाले की पीएच उसने 1 दे रखी थी, तो पहले वाले से H प्लस आयन निकाल ली तो 10⁻⁻1 आ गई, और इसको वॉल्यूम V से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही दूसरे में 2.4 है, मैंने 2.4 कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, लोग एंटी लोग लेना पड़ेगा, तो मैंने क्या है वैसे माइंड कैलकुलेशन कर लिया। 2.4 को मैंने क्या ले लिया, सपोज मैंने 3 ले लिया, 2.4 3 ले लिया, पास वाला ले लिया, तो 3 ले लिया, तो 10⁻³ आ गया। अब 10⁻³ आ गया है, ये -3 से और कम होना चाहिए था, 2.4 है ना, 3 से तो कम है, तो मैंने ऐसे करके ले लिया। तो आपका यहां से -3 से भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मोलरिटी निकाल ली, फाइनल फाइनल मोलरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले दूसरे वाले डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। फिर अब दोबारा पीएच निकाल लिया, नेगेटिव लोगरिथम दोबारा ले लिया। ओके सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 39 में जो मतलब इसमें ये चीज तो कह रहा है कि वो जो बॉन्ड एंगल होगा BF3 में 1.30 एंगल स्ट्रॉन्ग होगा। सो इसको हम जब ये कह रहे हैं कि एसोसिएशन में मतलब इज अलाउड टू ट्रीटेड विद जो कंपाउंड दे रखा है, क्या दे रखा है एक मिनट सर, Me2N BF3 के साथ द बॉन्ड लेंथ ऑफ द BF इन द एडिक्टिव्स, मतलब तो हम इसमें ये कैसे पता लगाएंगे कि बढ़ेगा ही बॉन्ड लेंथ। आपका क्वेश्चन समझ गया मैं, आप क्वेश्चन की अप्रोच नहीं करते। BF3 जो होता है ना, BF3 इसमें स्पेशली पी पाई और पी पाई बॉन्डिंग होती है, यस सर। और इसमें B और F के बीच जो बॉन्ड होता है पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, अगर अकेला BF3 हो। वो बॉन्ड लेंथ उसने Yes, बता रखी थी, वो बॉन्ड लेंथ इसने कितनी बताई थी कि ये 1.3 है। ये अब कहता है सपोज 1.30 ये एंगल मान लें स्ट्रॉन्ग कि है, yes sir. BF3 जो है वो बॉन्डिंग नहीं करता, नहीं करने का मतलब वो अपना जो ऑपरेट है वो किसी और से पूरा कर लेता है, जैसे उसने N Yes से sir. पूरा कर लिया, N से इलेक्ट्रॉन प्लेयर हो, अगर N से आपने Okay. उसको आपने कर लिया है, तो अब B और F के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। अब तो पी पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, Yes अगर sir. पी पाई बॉन्डिंग नहीं होगी तो अब बी Yes एफ sir. बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड अगर हो गया Yes तो sir. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इससे इससे एक मेरे पास बी पार्शियली डबल बॉन्ड है, और एक मेरे पास बी सिंगली बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो होगा इसके कंपैरिजन में ये लो होगा। अब ये मुझे एटलीस्ट इतना तो बता रखा है मैं कि ये 1.3 है, तो बी एफ बॉन्ड कितना होगा, 1.3 Yes तो sir. नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता इक्वल टू Yes sir. 1.3, उससे बढ़ेगा ही। स्मॉलर भी नहीं हो जाएगा, तो बढ़ेगा, तो आंसर Yes क्या sir. दे Yes. देंगे, ग्रेटर देन 1.3। नहीं नहीं। Yes sir. Yes sir. Got it.
नेक्स्ट आ जाओ बेटा 42 तक। 42 तक किसी का और? 42 के बाद आ जाओ लास्ट बेटा 43 से 45 तक। सही है सर, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दे रखा है सर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम कैसे क्या आई गॉट हाँ पढ़ा है मैंने सर। कौन से वाला प्रॉब्लम बेटा? सर कुछ नहीं सर। नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? सर 42 सर लीव आ गया। अच्छा, और दूसरा बेटा, दूसरा कौन सा था? एक एक क्वेश्चन और कॉल की थी ना आपने अभी बीच में। 45। 40। 45 देखो, द वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड 66। देखो वेपर डेंसिटी दे रखा है ऑफ मेटल क्लोराइड। अगर मेटल क्लोराइड का वेपर डेंसिटी 66 दे रखा है तो विक्टर मेयर मेथड निकाल सकते हैं। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू मोल मास 66। 2 into VD यस सर। तो क्लियर हो गया ना? 130 अब कहता है यस। इट्स क्लोराइड कंटेन 53% 53% मेटल। इसी मेटल का मेटल क्लोराइड, ये मेटल क्लोराइड है, इसमें आपका क्लोराइड जो है वो है 53%। अगर ये 53% है तो मेटल कितना हो गया बेटा इसके अंदर हमारा? 47। 47%। एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज, हमें एटॉमिक मास ऑफ मेटल निकालना है। तो देखो हमारे पास टोटल तो वेपर डेंसिटी मेटल क्लोराइड 66 था, तो पूरा मोलर मास तो मेटल क्लोराइड का कितना आ गया? एम डैश जो आ गया आपके पास 6 टू जा 12, 132। 132 132 है ना? तो अब इस 132 में क्लोरीन कितना है? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरीन 53 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास। ये कितना दे रखा है? 53। तो 53 इज इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरीन। तो नहीं पता हमें एक्स, परसेंटेज पता है, मोलर मास पता है हमें, इंटू 100। परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100, तो एक्स की वैल्यू आ गई बेटा। एक्स मतलब क्या आ गया? हमें ये पता लग गया कि वेट ऑफ क्लोरीन कितना आ गया। वेट ऑफ क्लोरीन, वेट ऑफ क्लोरीन अब देखो कितना हुआ आपका। एक्स की वैल्यू 53 इंटू 132/100, तो वेट ऑफ क्लोरीन इतना आ गया। अब वेट ऑफ क्लोरीन आ गया तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन निकालने। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन कितना होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन क्या होगा? वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई 35.5। वेट कितना आ गया? 53 इंटू 132/100 इंटू 35.5। अब इससे आप जो है वे नंबर ऑफ सीएल आ गया। नंबर ऑफ सीएल आ गई तो उसमें MCl2 का फार्मूला पता लग जाएगा। देखो कितने आए, अंदाजा लगाओ इससे। तो ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है 2 आ गए मुझे लग रहा है, क्योंकि ये देखो ये आ रहा है 53, जो एन आ रहा है, ये 100 निकाल दो तो 1.32। 1.32 से अगर ये ले लोगे आप और 35 ले लोगे, कैलकुलेशन देख लो, तो मुझे लगता है ये 60 के आसपास जा रहा है और ये 35.5 है, तो अप्रोक्सीमेट 2 लग रहा है मुझे। नंबर ऑफ मोल क्लोरीन के आगे 2। तो फार्मूला क्या होगा मेटल क्लोराइड का? MCl2। MCl2 क्योंकि Cl की वैलेंसी तो 1 ही है, तो MCl2 का टोटल वेट आपको दे रखा था। तो अब देखो MX है, Cl2 होंगे तो टोटल वेट 71 हो जाएगा, इजिकल टू टोटल हमने फार्मूले में निकाल रखा है पहले 132। तो x इजिकल टू 132 में से 71 निकाल दो, देख लो अप्रोक्स कितना आ रहा है आपका x का वैल्यू। क्या है ऑप्शन हमारा? वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड इज 66। इट्स क्लोराइड, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, 53% तो मेटल है, 53% वही सर मेटल। मेरे को लग ही रहा था आप। हाँ, तो ये 53%, कोई नहीं कैलकुलेशन हो जाएगा, ये 53% है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? क्लोराइड 47।
तो कैलकुलेशन Yes, so बस वही चीज ले 47%. लेंगे हम, ये हो जाएगा 47% क्लोराइड है। 47 इज इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरीन, सपोज एक्स आ गया 132 इंटू 100, तो वेट ऑफ क्लोरीन एक्स की वैल्यू निकाल लो आप। एक्स की वैल्यू अब बढ़ जाएगा शायद, ये 47 आ गया, एक्स 132 47, तो 47 इंटू 132 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास 47 132 एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये एक्स 47 130 डिवाइडेड बाई 100, फिर नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं, तो 47 इंटू 132 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई क्लोरीन का वेट, तो क्लोरीन का नंबर आ जाए। क्लोरीन का नंबर अभी कैलकुलेट करके देखना कितना आ रहा है, या 2 या 3, जो भी कैलकुलेशन आएगा, या तो 2 आएगा या 3 आएगा। अब सपोज 2 आएगा तो ये आंसर आ गया, से निकाल के देख लेना, MCl2 फार्मूला आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो क्या फार्मूला आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना आप। MCl2 मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, MCl2 और MCl3, तो MCl3 होगा तो कितना होगा 35, और ऐड कर दो 71 में से 5.6, ये 106.5 132 की आ जाएगा, तो x की वैल्यू 132 में से 106 पॉइंट निकाल देंगे, ये आपका आ जाएगा 27 के आसपास ये आंसर। तो इससे निकालोगे जो आएगा, मैच कर लो, देखो कितना आ रहा है। तो आपके पास 2 और 3 दोनों वाले आंसर हैं, तो एक्यूरेट फिर कैलकुलेट करके निकालना, क्योंकि ये भी आ सकता है, अब ये भी आ सकता है, तो अब आप कैलकुलेट करके पूरा निकालना। कंसेप्ट क्लियर है बेटा? पहले हमने क्या निकाला, Yes, sir. वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड निकाला, वो हमें गिवन था, निकाला क्या, वेपर डेंसिटी ऑफ पूरे मेटल क्लोराइड का दे रखा था 66, तो मोलर मास निकाल दिया हमने, 66 का डबल कर दिया, एक काम ये करके छोड़ दिया। फिर हमने कहा कि इस मेटल क्लोराइड में हमें दे रखा था क्लोराइड कंटेन 53% मेटल, तो मेटल 53 है तो 47% तो क्लोरीन हो गया, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई टोटल मोलर मास जो कंपाउंड है उसका इंटू 100, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 47 पता है, एम डैश मैंने ऊपर 132 निकाल लिया, तो वेट ऑफ सीएल निकाल लेंगे। वेट ऑफ सीएल निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा कि भाई क्लोरीन फार्मूले में है कितने, तो वेट ऑफ सीएल से निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सीएल निकालोगे फार्मूले में, तो नंबर ऑफ मोल मान लो जो 2 आए, जैसे मैंने बताया आपको, वो कैलकुलेट करके देख लो 2 आए या 3 आए, तो जितना भी आएगा, मान लो आपका 3 आया, 3 आया तो फार्मूला MCl3 बनेगा, 2 आएगा तो MCl2 बनेगा। अब सपोज 3 आना चाहिए, जो मुझे लग रहा है ये जो फार्मूला है, तो MCl3 नंबर ऑफ मोल 3 आ गए, तो इसका मतलब फार्मूला क्या बन गया, 3 क्लोराइड है तो MCl3 होगा फार्मूला, 3 क्लोराइड तो तभी होंगे, और इधर कुछ नहीं आएगा, बिकॉज 3 क्लोराइड का मतलब ये फार्मूला रहा होगा, M3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जब इसको अटैच करूंगा ऐसे तभी तो MCl3 बने। CL3. Yes, sir. MCl3 का टोटल वेट तो हमें पता ही है, अभी निकाल रखा है अपने ऊपर 132 है, और 1 m का नहीं पता हमें, वो उसका एटॉमिक वेट है सपोज 1 m का, और 3 क्लोरीन का वेट हमें पता है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। लेंदी है, टफ भी है ये क्वेश्चन इजी नहीं था। Yes, sir. हाँ बेटा, ये आपका पेपर देखो, अब सारे एक बार दोबारा पेपर करके देखना, एनालिसिस करना, क्योंकि ऐसे ही कई कई बार पेपर होंगे, तब आपकी ये सारी चीजें रिवाइज होंगी, रिवाइज होने के साथ दिमाग में रहेंगी। एक बेटा Yes, कुछ, sir. हाँ बोलो। Yes, sir. आप कुछ बता रहे हैं, पहले आप बता दीजिए. मैं किसी स्टूडेंट को कह रहा था, कुछ उसने लिख के भेजा था, वेटरनरी क्या कुछ भेजा था ना, तो नहीं, दोबारा सर, मैसेज, कृति ने भेजा था. हाँ वो उसने भेजा था, वो अपना हाँ. मैसेज करो एक बार। सर एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, आपके पास जो है पेपर जब आता है तो आपके पास मतलब प्रिंट आउट फॉर्म में आता है, मतलब आप निकलवाते हैं, या फिर आप जैसे क्वेश्चन पेपर बनाते होंगे तो वो देते तो पेपर फॉर्म में ही होंगे ना सर? नहीं नहीं, मैं क्या करता हूँ कि उनको जो हमारे अवेलेबल होता है ना साइट पे, कोड यस लिख के सर. भेज देता हूँ मैं उनको कि यहाँ से ये कोड उठा लो और इससे पेपर बनाओ, क्योंकि मेरे यस सामने सर. तो है ही नहीं ना, क्योंकि हर कोई अपने घर से काम कर रहा है, तो ऑनलाइन यस सर. जो अपनी साइट पे अवेलेबल होता है, मैं यहाँ से कोड भेज देता हूँ कि ये क्वेश्चन उठा के और ये पेपर बनाओ। ऐसे नहीं होता कि नहीं मेरे पास सर, पेपर, एक्चुअली हमारे पास पेपर खुलता तो है, जैसे कि हम टेस्ट सोल्यूशन देखते हैं तो हमारे पास पेपर खुलता है, लेकिन वो एक एक क्वेश्चन करके खुलता है। जैसे हम पीडीएफ फॉर्म में अगर निकलवाना, मतलब सॉरी पीडीएफ बनाना भी चाहें उस पेपर का तो नहीं बना सकते हैं, या फिर हम उसे प्रिंट आउट फॉर्म में निकलवाना भी चाहें तो वो नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो एक एक क्वेश्चन खुलता है। तो फिर वो एक एक क्वेश्चन, तो आप समझ रहे हैं फिर मैं क्या कह रही हूँ।
तो वो चीज नहीं हो पाती वो है। वो क्या आपकी साइट पे एक बार खुलता है, दोबारा नहीं ओपन होता क्या वो टेस्ट नहीं नहीं नहीं, होने के होता बाद? है सर, वो मैं वही चीज कह रही हूँ सर, टेस्ट ओपन होता है, लेकिन वो जैसे टेस्ट में एक एक क्वेश्चन, मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो कि सर जैसे पूरा मान का लीजिए पूरा पूरा का टोटल पूरा 180 का। क्वेश्चंस लिखे, आपको उस हाँ हाँ 180 क्वेश्चन नंबर 10th खोलना है तो। हाँ हेलो, यस सर, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 खोला है तो आप उस वो पर प्रेस कीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10 खुल जाएगा, बाकी के सारे क्वेश्चंस ऑफ ऑफ रहेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हो बस उस वक्त। तो ये होता है, तो आप उसको प्रिंट आउट के फॉर्म में नहीं निकलवा सकते हो। इसीलिए हम लोगों ने कहा था एकेडमिक्स से कि हमें पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा सके तो करवा दें, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने बोला फिर ठीक है कोई नहीं। तो अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आता हो तो हमें एक बार अगर आप। नहीं, हमारे पास तो आता ही नहीं, हमें भी आपकी तरह स्टूडेंट बन के ओपन करना पड़ता है ना वहाँ पे। ऑनलाइन में यही सारी चीजें है ना कहीं। वो आप एकेडमिक से बोलो कि फिर हमें अगर यस वही सर। पेपर चाहिए तो होगा, मान लो हम उसको इकट्ठा करना चाहें उन पेपर्स को जो हमें रखेंगे, तो उनको आप भेजो कि उसके लिए फिर हम कैसे करेंगे, या तो वो पेपर जो हो गया है एटलीस्ट वो अवेलेबल रहे, उसमें अपना भेजो ना, उसके अंदर आप अपने प्रोग्राम। यस सर, हम लोगों ने इसके लिए कहा था, तो हम लोगों ने इसके लिए कहा था कि नहीं डीपीपी भी हमें पीडीएफ फॉर्म में अगर अवेलेबल हो जाए, और ये सब जितना भी मैटर हमारा होता है अगर ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाए तो हम कभी भी कर सकते हैं, तो हमें ये रहेगा कि ठीक है हम खुद से कर लेते हैं, नहीं टेस्ट दे पाए सर, ये चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब हम नहीं, तो लोगों ने कहा था, तो उन लोगों ने ये कहा तो कि आप कभी भी पीडी वो अपनी जो है डीपीपी वगैरह ओपन करके तो कर सकते हो ना, आप ऑनलाइन तो कर ही सकते हो ना। हाँ सर, वो चीज़ तो मैंने देख लिया सर, डीपीपी का तो देख लिया है, लेकिन बस ये लेकिन खाली इसी का वो इशू चीज रह जो गया आप सोच पेपर रहे हो ना, का। वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, वो आप वही चीज कह रहे हो कि जैसा असर हम पहले करते थे ऑफलाइन में होता था जैसा, तो वो तो हर उसकी यस सर, सॉफ्ट। एक एक पेपर अवेलेबल होता होगा। हाँ, तो वो अलग चीज है, वो जो है वो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। वो ओके सॉफ्टवेयर आप सर। उसमें लिख दो कि हमें पेपर अवेलेबल करवा दो, हमें ये बोल दो कि जो पेपर यस, हमारा हो जाता है ना, उसका आप जो भी उसे। आपका सजेशन बॉक्स या कुछ चाहता होगा, तो उसमें आप डाल दो कि हमें यस। हमारा जो पेपर हो जाता है वो पेपर हमारे यस पास सर। अवेलेबल हो जाए, चाहे आप उनको हमें मतलब मेल करवा दो हमारी मेल आईडी पे, यस सर। या कैसे भी वो सजेशन में लिख सकते हो आप। यस तब सर। ये अब थैंक दोबारा यू सर। मीटिंग होगी तो मैं रखूंगा भी ये बात। यस सर, थैंक यू सर, पेपर मैं सकृति से समझ रहा हूँ बात कर कि लीजिए। आप ये कह रहे हो कि पेपर तो एटलीस्ट हमारे पास हमेशा रहे ना, वो जो हो गया है। ये तो हमें यस कैसे सर, पता वो लगेगा कि चीज़। हमारा पेपर क्या, अब जो हो गया तो आपके पास पेपर ही नहीं है, तो फिर दोबारा क्वेश्चन कैसे देखोगे आप? यस सर, सेम थिंग। ठीक है, मैं करूंगा डिस्कस, क्योंकि मुझे उनका ज्यादा पता नहीं है वो एकेडमिक का, कि वो क्या क्या है, क्या सॉफ्टवेयर में कैसे है, मैं डिस्कस करूंगा उनसे। यस सर, ठीक थैंक है। यू सर। सर काफ़ी हाँ, कुछ पूछना चाहता है कोई? अच्छे से हाँ बेटा। समझ। हाँ, कोई पूछना चाह रहा है कि कुछ? नो। ये सकृति से बात कर लीजिए, उसने। मुझे पूछना था हाँ हाँ, कृति बोलो बेटा। सर। मेरे मतलब मैं एक वेटनरी का एग्ज़ाम दे रही हूँ, उसका सिलेबस नीट जैसे ही है, तो आप कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए उसके लिए प्रिपेयर थोड़ा जोर करने से के बेटा, जोर से, आवाज मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही, क्या कह रहे हैं आप? लिए। सर मेरा एक वेटनरी का एग्ज़ाम है 1 मंथ बाद में, अच्छा और उसका सिलेबस नीट जैसा ही है। अच्छा बस उसमें ये है कि 180 क्वेश्चंस होंगे और 60 डिवाइडेड है तीनों सब्जेक्ट्स में। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यस सर। अच्छा। तो सर कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि मैं ज़्यादा स्कोर कर सकूँ। ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि पूरी तो प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी, बट फिर भी अच्छा, एटलीस्ट आई कैन गिव इट अ ट्राई। अभी है कब बेटा, वो कब है वो पेपर अब? सर वो नवंबर में है। नवंबर में है आपके पास? तो आप क्या कर सकते हो कि उसके रिलेटेड कोई आपकी वो आती है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, यस सर, वो तो है मेरे पास। वो है ना, तो उसको अच्छे से कर लो, उसको 2-4 सालों के जितने के है ना वो सारी कर लो आप पैरेलल। जो पढ़ रहे हो ये तो पढ़ ही रहे हो, उसके साथ वो अलग से वो कर लो, आप अपनी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग बना लो कि मुझे ये सोल्व करनी है। सॉल्यूशन नहीं ओके। देखना उसका, अच्छे से याद करना है उसको। ओके सर। हाँ, तो आपका क्या है कि वो, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है ना उसमें अपने पास, यस सर। तो अभी तो अक्टूबर तो चल ही रहा है, यस तो सर। अब जिस टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग हमको प्रिपेयर करना है, तो हम क्या करें, उसमें जो अभी आपके पास जो है उस बुक को अच्छी तरीके से तैयार कर लो, डिसाइड कर लो कि भाई इतना सिलेबस है मुझे, ऐसे और हो भी जाएगा वो, ऐसा टारगेट सिलेक्ट करो जो हो भी जाए, है ना, वही यस। कॉन्फिडेंस देगा।
कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ और पढ़ लोगे कुछ, तो आपका आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है यस बेटा। और कोई अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन, मान लो अभी हमारा इधर कुछ और चल रहा है और आप कोई और पूछना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। मैं सभी बच्चों के इंटरटेन व्हाट्सएप से ही करता हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर। ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ हाँ अंसार बोलो। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करोगे आप? अभी ये मेरे पास आया नहीं है कि मुझे क्या अभी आगे कराना है। मुझे जैसे ही ऊपर से आएगा फिर हो पाएगा, मेरे पास अभी पहुंचा नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। मैंने कहा था मधु मैम से इसके लिए, ये जो क्या?